प्रणाम सभी को। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पॉज लर्न के परिवार के सभी सदस्यों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं आज से, चैत्र की इस पावन वेला में, ये जो अपन कहते हैं कि एक तरह से नया साल शुरू हुआ है। तो इसमें हमने सोचा कि एक नया संकल्प मन में उभरा कि ऐसे लोगों से रूबरू हों समय समय पर, हर महीने में एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिले जिनके जीवन में, जैसा कि हर एक सांसारिक व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ाई करता है, कॉलेज से पास आउट होता है, जॉब के पीछे जाता है और परिवार बनाता है। ऐसे साधारण सा जीवन जीने वाले लोग, साधारण मतलब जो एक रूटीन अपना होता है एम्बिशियस व्यक्ति का, और उसके बीच में फिर उसके जीवन में कुछ ऐसी अ, वैचारिक करवटें मन बदलता है, या अंदर से कुछ ऐसी भावनाएं उठती हैं जिसके चलते उसका जीवन धीरे धीरे करके या कभी कभी अचानक दिशा परिवर्तन करने लगता है। पॉज एंड लर्न की यात्रा में हम ऐसे कुछ लोगों से नजदीक से जुड़े जिनके जीवन को हमने देखा, और हमें लगा कि इन लोगों के जीवन में बहुत सा इंस्पिरेशन छुपा है, बहुत सी प्रेरणा छुपी है। और उस प्रेरणा से हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कोई अगर उस रास्ते गुजरा है, उस रास्ते से गया है, तो उसे पता है कि कहाँ ठोकर लग सकती है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ चढ़ाई है, कहाँ उतराई है। तो महात्मा आनंद स्वामी हमेशा कहा करते थे कि जीवन में एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। अधिकतर लोग प्रेय मार्ग को चुन लेते हैं क्योंकि वो बहुत आसान और बहुत चकाचौंध वाला दिखाई देता है। लेकिन श्रेय मार्ग को चुन पाना कोई कोई ही सोच पाते हैं, या जो सोच पाते हैं उनमें से भी कोई कोई ही चल पाते हैं, और जो चलते हैं उनमें से भी कोई कोई ही कहीं तक पहुंच पाते हैं, जिसे अनुकरणीय कहा जा सके, जिसे कुछ सीखा जा सके। तो आज इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में मैं अपने, जो मेरे लिए कह सकता हूँ कि एक भाई की तरह है, मेरे बहुत अजीज, हम पारिवारिक दृष्टि से भी, आप गगन जी को और श्वेता जी का नाम मैं लेता रहता हूँ। कई बार स्वाध्याय सत्संग के क्रम में भी मैं इनका उदाहरण प्रस्तुत करता रहता हूँ। और मेरे लिए, मंजरी के लिए, गोपा के लिए, हमारे लिए परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं पॉज की इस यात्रा में बड़ा ये वी फील ब्लेस्ड कि हम लोग भैया और श्वेता दीदी से मिले। और हम लोगों को याद है कि हम चार लोग बैठकर खूब चर्चा करते थे, मंथन करते थे। और वो मंथन चर्चा भी ऐसा नहीं होता था बड़ा सौम्य हो हमेशा। इसमें कई बार रस्साकसी होती थी, खींचातानी होती थी, और अपनी अपनी राय रखते थे खुल के। वी यूज्ड टू क्रिटिसाइज सर्टेन थिंग्स, वी यूज्ड टू अप्रिशिएट सर्टेन थिंग्स। उसके अंदर से कुछ मंथन के बाद मक्खन निकलता था। कभी कभी वो मक्खन किसी को अच्छा लगता था, कभी किसी को नहीं अच्छा लगता था। तो एक बहुत ही अच्छा एक यात्रा चलती रही थी। और उसके बाद हम लोग पुणे से ऋषिकेश आ गए, और यात्रा में कई सारे बदलाव हमने देखे। मैं अधिकतर जब चार लोग हम बैठते हैं साथ में, श्वेता जी, मैं, मंजरी और गगन भाई साहब, तो ये हमेशा कहता हूँ कि यदि हम इन चारों में से मुझसे कोई पूछे कि किसकी आध्यात्मिक प्रगति एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व के रूप में सबसे ज्यादा हुई है हम चारों में से, क्योंकि जहाँ हम थे वहां से कितना हमने यात्रा, कितनी फासला हमने तय किया, तो उसमें मैं गगन भैया को सबसे अग्रिम रखूंगा। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं जानता हूँ इस तरह का मूल्यांकन। लेकिन प्रेरणा की दृष्टि से देखूं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है भाई साहब से, क्योंकि एक बहुत ही कहते हैं ना पैराडिम शिफ्ट, जिससे जीवन का डायमेंशन, जीवन की सोचने के तरीके में एक परिवर्तन आना, और उस परिवर्तन के साथ में स्थिर रह पाना, और वो भी एक ऐसा सोच जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा गहराई से ना हो, संस्कार बिल्कुल रहा होगा तभी ये स्थिति बनती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गगन जी का आपको एक ही उससे इंट्रोडक्शन और देना चाहूंगा बात से। मुझे याद है एक चर्चा में गगन भाई साहब अपने ऑफिस से आए, ये आईटी इंजीनियर हैं और बहुत एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, फिनलैंड बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। श्वेता जी, मैं और मंजरी बैठकर सत्संग कर रहे थे, और हमारी चर्चा का एक ऐसा पड़ाव आके हुआ जब भैया ने ज्वाइन किया। और वहाँ बात ये हो रही थी कि यदि हम साक्षी भाव में जीने का प्रयास करें, यदि हम दृष्टा भाव में जीने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, तो हम अपने जीवन को ज्यादा सार्थकता से जी सकते हैं, चीजों को ज्यादा अच्छे से बैलेंस आउट कर सकते हैं। और उस समय पे भैया का रैशनल ये था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कई बार हमारे बीच में रस्साकसी होती थी, क्योंकि मतभेद होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन जुड़े हुए थे। तो भैया ने अपना मत रखा। भैया ने कहा मेरा एक भिन्न मत है, आप लोगों को अगर स्वीकार हो तो क्या कहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि हम साक्षी भाव में चली जाएगी तो हमारी प्रगति पे असर आ जाएगा। हाउ विल आई बी प्रोडक्टिव इफ आई एम ओनली इन द विटनेस और इन द ऑब्जर्वर मोड।
आज मुझे लगता है कि ये खुद इतने ज़्यादा साक्षी भाव में हैं कि जीवन को एक दृष्टा की तरह देखने का प्रयास करते हैं, बारीक पहलुओं से जीवन के सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसी को मैं पैराडाइम शिफ्ट कह रहा हूँ। और इसीलिए हमने इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में जब सोचा, तो सोचा क्यों ना भैया से ही पहले सबसे अप्रोच किया जाए। क्योंकि संकल्प बहुत शॉर्ट नोटिस पे, अभी नवरात्र चल रहे थे, उससे थोड़े दिन पहले ही ये भाव मन में उठा और भैया से हमने निवेदन किया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे परम मित्र गगन श्रीवास्तव जी को निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को और हमारी जिज्ञासाओं को, ये तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स अभी बैठे हैं इनके पास भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं और हमारे साथ भी बहुत सारे प्रश्न हैं इनको देखकर। तो मैं खुद बहुत गहराई से इस चर्चा पे बैठना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी इस चर्चा में ऐसी चर्चा इनके साथ नहीं करी है। हमने बहुत सारे विषयों पे चर्चा करी है। अब तो हम स्पिरिचुअल ग्रंथों पे भैया बात करते हैं, बहुत सारे योग के एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वहाँ हिमालय में बैठे हैं। हम लोग गंगा हिमालय के फुटहिल्स में बैठे हैं, गंगा जी के पास ऋषिकेश में, और भाई साहब बैठे हैं हिमालय के शिखर की तरफ। उत्तर काशी से भी आगे जाके एक गांव है रैथल, जहाँ हार्डली पॉपुलेशन डेंसिटी है, जहाँ कहीं एक ऐसा जीवन था कि बेसिक नीड्स क्या, जो भी नीड्स हो ऐसा आराम से फुलफिल हो सकती थी। यहाँ इनको मेरे ख्याल अगर एक दूध भी लेने जाना पड़े तो कोई घर पे देने नहीं आएगा, कोई दुकान नहीं मिलेगी, किसी ग्वाले को ढूंढना पड़ेगा, उसके घर पे गाय होनी चाहिए और फिर वहां से दूध लेकर आना पड़ेगा, व्यवस्था पूरी बनानी पड़ेगी। तो हमारी चाय पे चर्चा बहुत चली है और अब उस चाय के लिए इनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं गगन जी ज्यादा समय ना लेते हुए आपको स्वागत करता हूँ। पहले तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन कि आपने स्वीकारा इस निमंत्रण को। और थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। गगन एक यंग लड़के के रूप में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, परिवार का आपका बैकग्राउंड क्या रहा, इस सब के ऊपर थोड़ी सी अगर आप चर्चा डालें। मैं बस एक पल लेते हुए आपको सबके बीच में रूबरू कर देता हूँ। स्पॉटलाइट पे आप भी आ गए हैं जी गगन जी। भैया बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। आपने इंट्रोडक्शन ऐसा दिया। आपकी वाक शैली भी बहुत अच्छी है, मैं आपको शुरू से ही जानता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन ऐसा दिया कि बिल्कुल भावुक कर देते हैं आप जिसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीजें ज्यादा बोली, बट हाँ, हम लोग एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। अब तो मुझे लगता है 5-6 साल को भैया तो हम लोग एक दूसरे को जानते ही हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। इंटरव्यू इसको नाम हम जनरली हम लोग इंटरव्यू का डेफिनेशन हमारे लिए अभी तक, एटलीस्ट अभी तक तो इंटरव्यू का डेफिनेशन बिल्कुल भिन्न रहा है अंकुर भैया, आपको ऐसा मालूम है। लेकिन ये इंटरव्यू एक डिफरेंट टाइप का होगा, मुझे लगता है साक्षात्कार इसको कह सकते हैं। तो धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। और ऑफ कोर्स मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए। सो अगर कुछ त्रुटियां हो आपके आपके उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हम चाहेंगे ही नहीं कि आप कुछ प्रिपेयर करके बोलें, क्योंकि हम तो जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी जो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड सा है, जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उसके लिए क्या आप प्रिपेयर्ड भी थे, हम इनफैक्ट यही जानना चाहेंगे। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं कि आपका बचपन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से आपका आना होता है। भैया मेरा, मैं वैसे तो हम लोग पुणे में रहते हैं, पुणे में मिले, पुणे में हम रहते हैं करीब 10-12 सालों से, 15 सालों से इनफैक्ट। बट ओरिजिनली हम लोग, मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर के पास एक एक जिला है कुशीनगर करके। मैं, मेरा जन्म वहीं का है। आई एम ब्रॉट अप देयर, स्कूलिंग एंड ऑल सब कुछ वहीं से हुई। तो एक ऑलमोस्ट यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है ये। तो वहीं है मेरा। काफी बड़ी फैमिली है मेरी, माता पिता और भाई बहन, हम लोग करीब सब मिला के हम लोग 7 भाई बहन हैं। 3 भाई हैं हम, टोटल 7 बहन हैं। और सभी अब तो सारे मतलब जिनकी शादी वादी हो गई, सबके बच्चे हैं। तो एक टिपिकल पूर्वांचल की जो फैमिली बोलते हैं, वैसा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। इसलिए हिंदी मीडियम की पढ़ाई लिखाई हुई पूरी यूपी बोर्ड से हमारी। उसके बाद से हाँ, एक महत्वाकांक्षी घर के लड़के की तरह से एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी गाजियाबाद में जाके। स्कूलिंग वगैरह के बाद फिर एक, लाइक जैसे ढर्रे पे नौकरी चलती है, जिंदगी चलती है, तो बीटेक के बाद से एक नौकरी पकड़ी। नौकरी के बाद से फिर हमने उसको पकड़े रखा और अभी तक उसको पकड़े हुए हैं। तो पिछले 15-16 सालों से चल रही है लाइफ। मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल पहले तक तो बिल्कुल एकदम रूटीन लाइफ थी हमारी, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, जो कि नॉर्मल बिल्कुल जो सेट पैटर्न होते हैं कि कॉलेज के बाद से एक नौकरी लगी, नौकरी में फिर आगे जाने के रास्ते ढूंढते रहना, प्रमोशन के रास्ते ढूंढते रहना,
नौकरी चेंज करना, फिर किसी बड़े शहर पहुंचे तो फिर वहां पे एक मकान का अरेंज करना, तो वो भी हमने कर लिया पुणे में। गाड़ी वाड़ी भी खरीद ली पुणे में, तो एक बिल्कुल एक सेट हाँ, पैटर्न आपकी पे आपकी मतलब। गाड़ियों पे तो मैं जरूर आऊंगा थोड़े समय में। क्योंकि तो कोई डेविएशन नहीं था, एक जी स्टैंडर्ड लाइफ जो होनी चाहिए पैटर्न, एक उससे कोई डेविएशन नहीं था। और हम लोग उसमें मतलब मैं उसमें सोच रहा था कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पारिवारिक परिदृश्य है उसके हिसाब से मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड वे पे बढ़ते चले जा रहा था। तो ये थोड़ा मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे सी जगह, बिल्कुल आप हम्म, पूर्वांचल जो कि आप बोल सकते हैं, काफी इंटीरियर एरिया जो जिला है कुशीनगर, जहाँ पे मेरे ख्याल से मॉल भी नहीं होते। जब मैं था वहां पे तो एक छोटी मोटी दुकानें ही होती थी अभी भी। अब जाके शायद मॉल वॉल वहां पे खुले हैं। तो उस तरह की एक जगह से मैं मेरा जन्म और तो पालन पोषण पढ़ाई एक लिखाई बहुत ही हम्बल बिगनिंग, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड। बहुत ही, मुझे मेरा और ऐसा मानना है। हाँ ऑफ कोर्स, जब जी हम छोटे थे तब ये हम्बल और रिच और अमीर का ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पता होता है, ना मुझे पता था। लेकिन जी अब मुझे पता चलता है कि हाँ शायद मेरा बचपन काफी हम्बल था, क्योंकि अब मुझे रियलाइज होता है। उस टाइम तो मुझे रियलाइज नहीं होता था, क्योंकि शायद हर चीजें माँ बाप अरेंज करके देते ही थे। जी ड्रेस, पढ़ाई लिखाई, किताबें, जूते चप्पल, त्योहारों पे कपड़े, ये सब चीजें पेरेंट्स कर ही देते हैं जब जब मौका आता है। तो उस टाइम पे तो एक बच्चे को तो रियलाइज नहीं होता है। जी। लेकिन हाँ अभी हम, जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कुछ और चीजें दिखाई देती हैं, समझ में आता है और दुनिया हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ शायद हमारा बचपन काफी हम्बल था। तो हाँ भैया, काफी हम्बल बैकग्राउंड से। तो ऐसे में ये तो स्वाभाविक सी बात लगती है जो आपने कहा, क्योंकि हम सभी जब एक ऐसी बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं तो मन होता है कि पैसा एक बहुत बड़ा आधार है जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। और इसलिए पैसे के पीछे व्यक्ति का मन और उसका विचार चल पड़ता है कि यस आई शुड हैव मोर वेल्थ, मोर फाइनेंशियल वेल्थ, एंड ऑफ कोर्स आई शुड हैव अ गुड हाउस, गुड फैमिली, व्हीकल एटसेट्रा, नाम पर प्रतिष्ठा, ये सब की इच्छा हम सब रखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने एक बचपन ऐसा देखा होता है जिसमें इनकी और आवश्यकता महसूस होती रही होती है। हम्म। तो मुझे जहां तक याद है कि आपकी लव मैरिज हुई, राइट? कॉलेज जी के डेज जी में आप और जी अंकुर श्वेता जी भैया। की। तो श्वेता, क्या ऐसा था कि श्वेता दीदी का शुरू से बैकग्राउंड या सोच इस तरह की थी, या वो और आप दोनों जब मिले उसके बाद भी काफी समय जीवन का इस मटेरियल प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ता रहा? बिल्कुल भैया, मैं मतलब मेरे लिए तो वही एक, मुझे लगता है कि एक पक्ष वही था जीवन का काफी लंबे समय तक, कि मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, उस पे से ध्यान शायद कभी हटा नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ मेरा काफी लंबे समय तक, कि भौतिक प्रगति ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और वही एक पक्ष है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में। और इसके कई सारे कारण होते हैं, बचपन से लेकर जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो वो एक विचार मन में एक घर कर जाता है कि हाँ एक भौतिक प्रगति बहुत जरूरी है और उसके ऊपर ही सारी ऊर्जा, सारा समय उसके ऊपर लगना चाहिए। हम्म। और फिर कुछ दोस्त भी ऐसे मिलते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ सभी चल रहे हैं उस रास्ते पर, तो हमें भी और तेजी से चलिए। दौड़ना है उसी रास्ते पर। हम्म, हाँ। और फिर जब मैंने बोला बीटेक करने हम गाजियाबाद है, और वहीं पे श्वेता से मेरी मुलाकात हुई। शी वाज माय क्लासमेट इन बीटेक, और तब से फिर हम एक तरह से साथ में रहे। और फिर कुछ ऐसा वो कोइंसिडेंस बना कि हमने कुछ साल के बाद 2008 में हमने फिर शादी भी कर ली, क्योंकि विचार एक तरह से मिले और ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, हम एक दूसरे के कंपेटेबल हैं, ठीक ठाक है सब कुछ, तो चलना चाहिए। और श्वेता का ऑफ कोर्स पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो मुझसे काफी डिफरेंट, वैचारिक लेवल पर भी और मैटेरियलिस्टिक लेवल पर भी, और क्या बोलते हैं उसको, संपन्नता के लेवल पर भी मुझसे काफी डिफरेंट रहा। बट अच्छी बात ही तो मुझे लगता है कि वही उसी लिए शायद हम एक दूसरे के कंपेटेबल बन पाए, क्योंकि श्वेता के विचारों में शायद कहीं ये मुझे, विचारों में या फिर उसके एक्शंस में कहीं पे ये दिखाई नहीं दिया कि इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे बैकग्राउंड में, या फिर ये नो पालन पोषण में और इस तरह के बैकग्राउंड में, पारिवारिक बैकग्राउंड में। तो इसकी वजह से, और ऑफ कोर्स फिर यंग एज में फिर और भी चीजें, और भी हार्मोन्स भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से भी वो भी एक फैक्टर रहता ही है। ऑफ कोर्स उस टाइम तो हम उतने समझदार होते नहीं है कि केवल इसी इन्हीं सब चीजों को ही कंसीडर करके अपना जीवन साथी चुने। सो और भी चीजें रहती ही हैं। बट सब कुछ मिला जुला कर हमने 2008 में भैया शादी कर ली, और तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। फिर पुणे में हम काफी दिन से एक मेरा एक भौतिक वाले रास्ते पे, एक मेटेरियलिस्टिक वाले रास्ते पे एक प्रगति चलती रही, या फिर एक सोच और एनर्जी चलती रही। श्वेता हम्म। का थोड़ा डिफरेंट रहा, अच्छा। मतलब मिक्स्ड रहा जी।
तो शुरू में मतलब जैसे एक यंग कपल का एक होता है एस्पिरेशन कि हम लोग साथ रहें, बहुत सुंदर सा घर हो, शांत वातावरण हो, उसमें हर तरह की वेल्थ हो, ओवरऑल वेल्थ हो, फाइनेंशियल वेल्थ भी हो, फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी हो, सब कुछ हो। और इसके तालमेल बिठाने में हर कपल अपने-अपने समझ से, अपनी-अपनी परिस्थिति से कोई ना कोई रास्ता निकालता है। तो मैं उस पक्ष पे ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए, लेकिन ये थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें कि एक समय मुझे याद है कि आप लोग बताते थे कि जब श्वेता दीदी और आप लोगों के जीवन में फाइनेंशियल वेल्थ का लेवल ये था कि बहुत अच्छा हाई पीक जिसे कह सकते हाँ हैं। भैया, ये हाँ, शुरू में मुझे लगता है कि मैं श्वेता थोड़ी एंटरप्राइजिंग टाइप की है, मतलब हर एरिया में एंटरप्राइजिंग टाइप की है। वो एक्शंस या फिर स्टेप्स ऐसे ले लेती है जिसमें कि मैं ऑफ कोर्स ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि थोड़ा इनसिक्योरिटी या फिर ऐसी मानसिकता बचपन से ही मेरे अंदर ज्यादा जी, रही है, काफी जी। दिन तक रही, और अभी भी मैं बोलूंगा कि है। लेकिन श्वेता का थोड़ा उसका माइंडसेट या फिर उसकी मेंटेलिटी ऐसी रही कि थोड़ी एंटरप्राइजिंग है किसी भी फील्ड में, अगर आप बोलें तो। शी हैज ऑलवेज बिन आउट गोइंग, या फिर कि दो स्टेप आगे बढ़ के निकल के देखना। तो ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आई थी, तो हमने उसको, जो कि बिजनेस के फॉर्मेट में आई थी, जी। तो हमने पहले श्वेता ने, फिर मैंने भी उसमें उसको अंडरटेक करके उसमें उसको अपने जीवन में लाके, और काफी काफी दिन तक उसको हमने परस्यू किया, और उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, इंटेंस इन्वॉल्वमेंट करके उसको काफी एक अच्छे से लेवल पे हम ले भी गए थे। फिर कुछ चीजें ऑफ कोर्स चेंज हुई, कुछ वैचारिक लेवल पे कुछ ऐसी और भी प्रायोरिटीज जीवन में आती हैं। तो हुँ। फिर एक समय, हाँ, ऐसा था भैया कि ऐसा लगता था कि ये धन धान संपन्नता मतलब बहुत अच्छी थी, और ऐसा हमें लगता था कि चलो कुछ ऐसी चीज नहीं, अगर मार्केट में कहीं अवेलेबल है तो हम वो अपने घर में ला सकते हैं। एक हाँ, ऐसा ये तो समय मुझे था। मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा, मुझे याद आता है श्वेता दीदी ने हमें एक बार बताया था कि ये वो समय था जब जिसके भी हम बात कर रहे हैं जीवन में, कि बस वो गईं और उन्होंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जाके कहा कि मेरे पति का बर्थडे है और ये वाली बाइक कितने की है? तो उनका 1,80,000 या 1,50,000 ऐसा कुछ रेट था। और उन्होंने तुरंत वो कैश पकड़ाया, बोले कि ये लीजिए, ये डिमोनेटाइजेशन से पहले की बात है, और उसके बाद ये कैश पकड़िए और बस ये ले जा रहे हैं हम। तो बस इतना सा एक जैसे होता है ना, वो वाली बात थी जीवन में कि जहाँ हमें कुछ गिफ्ट भी करना है, कुछ खरीदना भी है, तो वी आर कैरिंग दैट मच कैश और व्हाटएवर। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कहने का कि जीवन एक ऐसी स्थिति में था जहाँ हम जो चाहें संसार संसार से ले सकते हैं, जो चाहें संसार को दे सकते हैं। जैसे परिवार के लोगों को कुछ देना है, कुछ ऐसा त्योहार बनाना है, पारिवारिक कोई किसी को घर बनवा के देना है, तो इन दोनों ने मिलके अपने जो फैमिलीज थी उनको बहुत मदद करी और उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी किसी रूप में जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए थी वो करी। तो ये जो जो चेंजेस आने लगे, ये अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात आपने रखी कि यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी बिटवीन टू ऑफ यू, जहाँ एक बहुत एंटरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा कई मामले में रिस्क टेकर भी है, और एक थोड़ा सा इनसिक्योर्ड सा है, कहीं कहीं सहमा हुआ सा व्यक्तित्व है। तो ये जो दो व्यक्तित्व हैं इनको साथ में लेके तो कई बार ऐसा तो नहीं होता होगा कि हमेशा भाई एक एंटरप्राइजिंग है तो दूसरा फॉलोअर गुड फॉलोअर की तरह चल पड़े, बहुत बार टकराव भी आते होंगे। नहीं भैया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा ऐसे चमत्कारिक कपल ही होते होंगे जहाँ पे टकराव ना होते हो। तो हमारे बीच भी कई हमारे बीच भी हमेशा, मैं बोलूंगा कि अक्सर ऐसा होता ही था। हम्म, क्योंकि फिर मुझे मुझे काफी दिक्कत होती थी ऐसी जगहों पे, ऐसे स्टेप्स, कई बार ऐसे स्टेप्स लेने में, या फिर ऐसे फॉलो कर लेने में, या फिर कुछ ऐसा करने में जो कि बिल्कुल मुझे लगे कि यार ये तो मतलब अननोन, काफी अननोन चीज है, इसको करने में दिक्कत। तो फिर उस चीजों में काफी टकराव होता था, और हमें काफी अनबन, फिर दो दो तीन तीन दिन तक हो सकता है बात भी ना होती हो, या फिर हम झगड़े भी करते थे आपस में, और अभी भी करते हैं, और लेकिन काफी कम हो गए हैं। पहले जब ये स्थिति थी तो काफी होते थे भैया। फिर उसमें फिर कुछ कुछ चीजों पे मुझे समझ में आता था, फिर कुछ कुछ चीजों में श्वेता यूज टू मेक मी अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन कि ना ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स जब आप काफी एंटरप्राइजिंग होते हैं तो कुछ कुछ गलतियां भी होती हैं, हम्म, वो क्वाइट नेचुरल है। कि आई थिंक वो दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग एंटरप्राइजिंग, कि जब आप एंटरप्राइजिंग होंगे तो ऑफ कोर्स कुछ चीजें आप सही करेंगे, कुछ चीजें आपसे गलत भी हो सकती। सो ओवरऑल काफी लर्निंग का फेज था वो। है भी वो, क्योंकि उसकी उसका इंटरप्राइजिंग होना, श्रद्धा का इंटरप्राइजिंग होना काफी हद तक मेरे लिए बहुत लर्निंग भी है। और उसके लिए क्या लर्निंग है क्या नहीं, उस पर तो मैं कमेंट कमेंट अभी नहीं करूंगा। उससे आप अलग से बात कर सकते हैं, बट हाँ, मेरे लिए तो काफी लर्निंग वाला फेज रहा उसके साथ, हम्म। है तो भी अभी भी। ये परिवर्तन जैसे अब जो मैंने शुरुआत में कहा कि जहाँ दो रास्ते पर आकर जीवन खड़ा होता है और कहीं ना कहीं एक ग्रेजुअल शिफ्ट हम देखने लगते हैं कि जो हमारी वैचारिक सोच है
हमारी पर्सनालिटी है, हमारा अरेंजमेंट ऑफ लाइफ है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज लाना शुरू करते हैं, बिकॉज हमने एक कर्व देखा, एक फाइनेंशियल पीक भी देख लिया और उसको भी भोग करके देख लिया। उसके बाद भी हमारे बीच में कुछ आपसी तनाव भी कभी आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, और ना केवल पति पत्नी के रूप में बल्कि परिवार के रूप में भी, माताजी पिताजी के साथ संबंध, भाई बंधुओं के साथ संबंध, अपने उन रिश्तों के साथ भी हम कई बार ये होता है कि कन्फ्लिक्ट्स के साथ गुजरते हैं। ऐसे में आप अब मतलब अगर स्पेसिफिकली आपकी बात करूं तो आपका एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व जो आपके सबकॉन्शियसली बचपन से चीजें आपके साथ चली आई, उनसे बना हुआ था, और फिर उसके बाद कुछ चीजें आपने अपनी अपब्रिंगिंग के साथ में और अपनी दोस्तों के साथ और श्वेता दीदी के साथ जब विवाह संस्कार के बाद में ये जब देखना शुरू किया, कुछ जीने की कोशिश करनी शुरू करी, तो एक सोच का बदलाव आपको क्या लगता है कब से आना शुरू हुआ? क्योंकि जैसे आपने बताया 4-5 लगभग 6 साल हो गए हम लोगों को एक दूसरे को जानते हुए, तो वहां से तो मैं देख रहा हूँ कि वहां से तो हम्म निश्चित रूप से लगता है कि एक दूसरे को जब देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये प्रगति, ये एक दिशा में चल रही है। पर आपको क्या लगता है कि व्हेन डिड गगन एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि अब आप बहुत दृष्टा भाव में खुद को देखते हैं, जीवन को प्रयास करते हैं देखने का, तो अगर एक कदम पीछे हट के देखें तो गगन के व्यक्तित्व में या गगन के जीवन में टाइमलाइन वो लगभग क्या रही होगी, और उस समय किस तरह के परिवर्तन आसपास हो रहे होंगे और भीतर हो रहे होंगे, जब गगन ये कह सके, आप ये कह सके कि हाँ अब यहाँ गगन बदलना शुरू हुआ, यहाँ कुछ नया, कुछ करवट बदल रहा था। मुझे मालूम है इसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हाँ, श्वेता और आपके बीच में जी। प्यार कब हुआ तो आप कोई डेट बताएंगे है ना? हाँ तो जी भैया, मुझे तो लगता है कि ऐसे टाइमलाइन में पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा। तो हाँ। लेट मी हेल्प यू, मतलब कहाँ कैसा फेज रहा होगा कि जब ये अंदर के कुछ ना कुछ तो संस्कार रहे होंगे, हम्म। थॉट्स रहे होंगे, जहाँ स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने की दिशा में मन गया होगा। कभी कभी क्या होता है गगन भैया, कुछ लोगों के केस में जैसे आने वाली कड़ियों में भी हमारे साथ ऐसे लोग होंगे जहाँ किसी जीवन साथी को या परिवार के सदस्य को बहुत बड़ा रोग हो गया और सडनली हमें लगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, और फिर मैं तो स्लीपिंग पिल्स खा रहा था, डिप्रेशन पिल्स खा रहा था, और उसके बाद सडनली ऐसा हुआ कि यस मेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, मेरी पैराडाइम शिफ्ट शुरू हो गई, और हम्म आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुंचा हुआ हूँ एक सोल के रूप में, मेरी यात्रा है ना। वही अपने संसार की यात्रा तो देखी, अब सोल की यात्रा कहाँ शुरू हुई वो थोड़ा हम्म। सा जानने की उत्सुकता है, तो मुझे भैया आपके लिए मतलब ऐसा उसके क्या ऊपर, रहा? जी, उसके ऊपर भैया मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब मेरा आंकलन ये है कि ऐसा मुझे काफी हद तक लगता था, अभी भी लगता है, बट उसका जो उसकी जो इंटेंसिटी है, डिग्री है, थोड़ी कम हो गई है। बट शुरू में ऐसा काफी हद तक लगता था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और सब कुछ मुझे ही करना है। ये भाव काफी दिन तक अभी भी है, मैं ऐसा बोलूंगा अभी भी है। लेकिन उसके ऊपर अभी परतें चढ़नी या फिर परतें खुलनी शुरू हो गई हैं इन अवे। बट काफी हद तक ये था मेरे दिमाग में कि सारी चीजें मुझे ही करनी है, तो हर चीज का ध्यान मुझे ही रखना है। हर चीज का ध्यान मुझे ही रखना है कि हर चीज को जहां पे भी पैच करना है वो पैच मुझे ही करना है, अदरवाइज ये बिगड़ जाएगा काम, अदरवाइज ये काम नहीं बनेगा, या फिर मैंने अगर नहीं किया तो नहीं होगा। और फिर जब मैं देखता था श्वेता को कि उसका ऐसा एटीट्यूड नहीं होता था कई चीजों को लेकर, कि वो कई चीजों में चीजों को छोड़ देती थी ऐसे ही, तो मुझे ऐसी चीजों पे भी काफी कुछ जगह उससे कॉन्फ्लिक्ट होता था कि इसका तुमने ध्यान नहीं रखा, उसका ध्यान नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर बाद में ऐसा मुझे लगता था कि काम तो फिर भी हो गया ठीक। फिर मैंने उसको इत्तेफाक का नाम देके मैं उसको ओवरलुक करता था कि ठीक है ऐसे हो गया, चलो ठीक है, लेकिन नहीं होगा अगली बार, मेरे से तो नहीं होगा, मैं ऐसी गलती तो। ये मेरा भाव काफी हद तक, बहुत दिन तक भैया मेरा ये भाव इतना इतना प्रबल था कि अगर मैंने नहीं किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम, या फिर मैंने अगर ध्यान नहीं रखा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये भाव मुझे बाद में समझ में आया कि ये भाव उस टाइम होता था मेरे अंदर कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, और अगर मैंने नहीं किया, मैंने कमी कर दी कहीं पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम, ये बिगड़ जाएगा काम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि श्वेता को ऑब्जर्व असल में करता था, या फिर और भी उसके देखा देखी, मैं बोलूंगा कि देखा देखी मैंने भी कुछ किताबें कभी कभार अपनी लाइब्रेरी से उठा के, कभी एक चैप्टर, कभी 2 पन्ने, कभी एक कोई किताब पढ़ डाली, कभी ऐसा इंटरेस्टिंग हो गया तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो एक मेरा भाव था, वो मतलब एटलीस्ट डेफिनेशन या थ्योरेटिकली मैंने समझा कि ऐसा भाव रखना मन में शायद एक ईगो का भाव होता है कि आप अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो नहीं होगा, और आपने किया तो ही होगा। तो ये मुझे लगा कि थियोरेटिकली एटलीस्ट मैंने समझा कि ये शायद मेरा ईगो का भाव है क्या, फिर ऐसा सोचना, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष लोग ऐसा बोल रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है
कि आप हर चीज को लेकर चिंतित आप इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप ही सारा काम कर रहे हैं, आप ही ये सारी जो भी चीजें हैं, घर को ठीक से रखना या फिर अपनी अपनी चीजों को ठीक से रखना, अपनी नौकरी को ठीक से चलाना, अपना गाड़ी ठीक से चलाना, हर चीजों को करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और इसको सोच के आप इतना चिंतित रहते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं ईगो है, और आपका ये अहम का भाव इतना ज्यादा प्रबल है, इतना ज्यादा प्रगाढ़ है, और इसकी वजह से ही आपका ये चिंता या फिर ये इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। तो मुझे एक छोटा सा हिट हुआ कि ये कहीं सही बात है क्या ये, फिर कि कहीं सच में मैं बहुत बड़ा इगोइस्टिक हूँ और मुझे लगता है कि इतनी चिंता मैं करता हूँ, तो ये शायद मतलब खाली मैं ही नहीं हूँ, मैं भी तो किसी के द्वारा चलाया जा रहा हूँ। तो एक वहां से एक भैया ना, क्या बोलते हैं जिसको, एक हिट मिला या फिर एक ठोकर कहीं से मिली, फिर थोड़ा सोच एक थोड़ा और बढ़नी शुरू हुई कि थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है आखिर, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चिंता ना करूं, और मैं ना करूं तो कैसे होगा या फिर कौन करेगा। तो फिर वो मैं मुझे लगता है कि वहां से थोड़ा एक श्वेता का ये एटीट्यूड, और फिर थोड़ी सी कुछ चीजें मैंने थोड़े साहित्य एक आध पढ़े घर पे, कुछ किताबें दो चार पन्ने, तो उनसे ये एक मेरे को वो मिला, एक वैलिडेशन मिला कि हाँ शायद ये बात सही है कि मुझे इतनी चिंता या इतनी इनसिक्योरिटी या फिर ये मेरी जो सोच है कि मैं ही कर रहा हूँ, ये इतनी सही नहीं है। तो इसको देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो एक छोटी सी क्यूरियोसिटी आई, ऐसा नहीं कि मैंने उसको मान लिया बिल्कुल और मैं जी बदल गया बिल्कुल नेक्स्ट डे जी से, जी। बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ, लेकिन एक छोटा सा एक वो मिला, एक एक सूत्र मिल गया पॉइंटर जिसको, हाँ मिला। जी, हाँ जी। पॉइंटर मिला एक सोचने के लिए, जो कि बाद में ऑफ कोर्स चल के थोड़ा और मजबूत हुआ, थोड़ा और मजबूत हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि चलो अपना काम तो कर्म तो कर देना है, बाकी जो एक बड़ा हिस्सा है इस पूरे सिस्टम का, एक जो बड़ा हिस्सा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो किसी और के कंट्रोल में है, जो किसी और बड़े प्लान का पार्ट है, बाकी उस पे छोड़ते हैं, बाकी उस पे रिलाई करते हैं, और उस पे ट्रस्ट करते हैं, उस वाले प्लान पे। थोड़ी सी ये भावना मन में अब आने लगी है भैया, काफी मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि अब आने लगी है। तो कुछ हद तक जो गगन एक कार होने के बाद एक टाटा सफारी इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि वो कंट्रोलर सीट और ड्राइवर सीट में एक मैचो फीलिंग के साथ उसे ड्राइव करना चाहता है, ऑफ रोडिंग करना चाहता है, बुलेट चलाना चाहता है, लद्दाख घूमना चाहता है, स्पीति घूमना चाहता है, और दोस्तों के साथ प्लान्ड आउटिंग साल भर की उसकी रहती है कि यस अब जाएंगे यहाँ, अब करेंगे ये एडवेंचर, अपनी सोसाइटी में भी पूरा एक मतलब माहौल बना के रहता है वो गगन की पर्सनैलिटी। और सडनली एक ये गगन जो ये कह रहा है कि कंट्रोल सीट और ड्राइवर सीट किसी और के हाथ में है, और यस आई कैन डू माई पार्ट ऑफ इट इन दिस जर्नी, और उतना करके मैं छोड़ दूं, और फिर कर्ता भाव से दृष्टा भाव की तरफ की यात्रा कुछ इस तरह से शुरू होती हाँ थोड़ी भैया ये शुरू है। अब मैं जब जब मैं देखता हूँ पीछे, तब ऐसा मुझे थोड़ा लगता है, एक ग्राफ हाँ खिंचाई हाँ खींचता एक दिखाई ग्राफ देता है। दिखाई देता है जी। अच्छा, मेरे पास एक बहुत ही तीखा सवाल है, ये चुभने वाला सवाल है, और मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि इसको संभालिएगा कि बहुत बार क्या होता है पति पत्नी की ईगो में, पति को हमेशा लगता है कि मैं बहुत, क्योंकि एक मेल ईगो का आप और मैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और हमारे साथियों में कई साथी ऐसे हैं जिनकी गृहस्थी को मैं जानता हूँ बहुत नजदीक से, और जहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नारी का व्यक्तित्व, उनकी ईगो एक अलग डायमेंशन की होती है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अ वुमन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड लव, a male requires a man requires respect, एक शादीशुदा जीवन में भी। तो कहीं ना कहीं हमें ना एक रिस्पेक्ट की भूख होती है हमारे अंदर। मैं पति हूँ, मैं कमाता हूँ, भले वो कमाती हूँ, सब कुछ हो, उनकी योग्यता हो, तो भी एक स्टीरियोटाइप चला आ रहा है। ऐसे में हम बहुत ऐसे बैकग्राउंड और पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से भी उठते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यस, परिवार में जो एक डिसीजन मेकर है या निर्णय की क्षमता जिसकी है, वो सबसे ज्यादा पावर्स और राइट्स जो हैं और दायित्व जो हैं वो पिता या किसी मेल मेंबर के पास में है। ऐसे में जब आपने कुछ बताया अभी कि मैंने कुछ ग्रंथ देखे, कुछ लेक्चर्स सुने, कुछ हम लोग साथ बैठते थे, चर्चाएं होती थी, वैलिडेशन पॉइंट आपका था आपकी पत्नी। बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये मेरी पत्नी तो है आखिर, क्योंकि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, एक कहावत भी है, हम्म। उस दृष्टि से भी। और कहीं ना कहीं एक चुभता भी है कि अरे यार ये तो श्वेता की एक्सेप्टेंस इन लार्जर ग्रुप्स, या हर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, जिसे हम कह रहे हैं इत्तेफाक था। कभी कभी ऐसा लगता था, कभी मन कहता था कि यार शी इज अ लकी गो अराउंड पर्सन, जो कि कुछ नहीं भी करे तो भी हो ही जाता है इसका, तो मतलब ना इसकी किस्मत ही अच्छी है, इसके स्टार्स ही ऐसे हैं, हम अपना हाँ आइडिया घिसते रहते हैं तब भी कुछ नहीं होता। बहुत बार इस तरह की ना कुछ कपल्स के बीच में ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जहां हमें पता होता है दूसरा व्यक्ति सही है, और फिर भी हम इसलिए नहीं स्वीकारते जस्ट बिकॉज आई एम दी
मेल, दैट मेल हम्म। ईगो वांट्स टू डोमिनेट। तो ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि अगर ये हुआ तो इससे कैसे खुद को निकाल के लाए, बिकॉज ये कई बार एक ऐसा तो है नहीं कि हर बार बात करके या मुंह फुला के हमने चीजों को सुलझा लिया, कि 2 दिन 3 दिन बात नहीं करी, बहस कर ली या बिल्कुल चुप हम्म। रहे। बहुत बार एक अंतर संवाद हम्म। हुआ होगा आपके अंदर, वो थोड़ा सा हमारे सामने लेकर आइए अगर आप लाना चाहें। हाँ भैया, ये मुझे लगता है आपने सही बोला, काफी तीखा सवाल है, काफी टफ है आंसर आंसर करना भी इसका। और मैं इसमें काफी दिन तक रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, और एक जो सामाजिक कल्चर से जिसमें मैं पला बड़ा उसमें ये काफी काफी ये डोमिनेंट थिंकिंग रहती है ऐसी, ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया। तो मेरे लिए भी बहुत कठिन था, और मैं हर बार मतलब शुरू में तो कई बार, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एक हो ही जाता था कि यार आपका तो, तुम्हारा तो सब लकी है, तुम ऐसे करती हो जाता है इत्तेफाक से, तुक्के से। मेरे साथ ऐसा नहीं है, और मुझे देखना पड़ेगा, मुझे संभालना पड़ेगा, मुझे सब करना पड़ेगा। तो ये होता था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तुक्का नहीं था और ये इत्तेफाक नहीं था, धीरे धीरे समझ में आता है आपको कि हर बार तुक्का थोड़ी चलता है, या फिर हर बार इत्तेफाक थोड़ी चलता है, कुछ ना कुछ और है जो कि शायद प्ले करता है इसमें। तो फिर जब धीरे धीरे ये बात नहीं, थोड़ी मैं समझ। यहाँ रोकना चाहूंगा, ये धीरे धीरे जो समझ बनी भैया, तो जैसे क्या है कि अब एक तरफ तो मेरी समझ विकसित हो रही है, जो एक हम्म। मेरा पक्ष है, मेरे मन का वो हिस्सा जो इस दिशा में कुछ चीजों को ग्रैस्प कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, उस डायमेंशन को चखने का प्रयास कर रहा है कि हाँ ये सही है। और एक तरफ ये है जो मेरा मेल ईगो जो कह रहा है कि नहीं, सही हो चाहे नहीं हो, बट आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट जस्ट बिकॉज आई एम हर्ट, और आई मीन तो जो ट्रैप है वो ईगो का, उससे कैसे, मतलब एक जगह तो आपने अभी कहा ईगो की बात करी, लेकिन ये जो पति पत्नी के बीच की डायनेमिक्स है या मेल फीमेल का डायनेमिक्स है, इसमें उस ट्रैप से निकल पाना, उस समय इसमें क्या भैया चीज ने मुझे मदद करी होगी? मुझे लगता है कि कुछ कुछ किताबें मैंने पढ़ी, मुझे अच्छा। कुछ साहित्य, कुछ किताबें ऐसे पढ़ी मैंने जिसमें मुझे ये एस्पेक्ट पे थोड़ा एक्सप्लोर करके लोगों ने लिखा है, प्रकाश डाला है कि ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आस्था, विश्वास, या फिर इस तरह के जो जो आप अपने अपने आप को ही सब कुछ मान के जो आप करते हैं, वो चीजों उस चीजों के बारे में लिखी हुई थी बातें, काफी ज्यादा डिटेल में लोगों ने लिखी है, जिसको जिन्होंने इसको जिया है या फिर जिन्होंने इसको समझा है, उन्होंने साहित्य रूप में लिखा है। थोड़ी बहुत पढ़ने की मेरी हैबिट थी शुरू में, बट मैं ज्यादा दूसरे जॉनरे की बुक्स पढ़ता था पहले। लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसे घर में जब किताबें आनी शुरू हुई और दूसरे दूसरे जॉनरे की, तो फिर मैं उसको पढ़ने लगा, तो मुझे कुछ कुछ हिट होना शुरू हुआ कि यार ऐसी कोई चीज होती है शायद, और मैं हर बार मैं चढ़ के नहीं रह सकता, मतलब इस तरह से डोमिनेट करके या फिर दूसरा नाम दे के इस चीज को कि तुक्का है, इत्तेफाक है, ऐसे करके, और फिर मैं हमेशा बस केवल सीज फायर करके मैं उस मोड में नहीं रह सकता। तो मुझे समझना होगा। तो फिर मैंने कुछ कुछ किताबें पढ़ी, ऐसा नहीं, बट कोइंसिडेंटली कुछ किताबें मिली घर में, मैंने कोई किताब उठाई, या फिर कभी ऐसे श्वेता ने जस्ट कैजुअली सजेस्ट कर दिया कि ये देखो शायद तुम्हें पसंद आया पढ़ने में, तो मैंने वो पढ़ी, अच्छी लगी, खत्म किया। जैसे इनकी एक बुक है, रुजबे एन भरूचा करके एक राइटर हैं, उनकी एक दो तीन साईं बाबा के ऊपर उनकी एक ट्रायोलॉजी है, 2-3 किताबें उनकी हैं। फिर एक द कॉलिंग करके एक बुक है प्रिया कुमार की, वो मैंने पढ़ी। तो उससे कुछ कुछ चीजें, एक आपका जब आप, मुझे लगता है बुक आप पढ़ते हैं, मतलब मुझे रियलाइज हुआ ऐसा कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो कुछ तो चेंज होता है हमारे अंदर जरूर। ये फैक्ट है कि हम, जब हम केवल अपने लिए उस बुक को पढ़ते हैं, जी। ऐसा नहीं कि हमें वो बुक को पढ़ना है कि हमें कहीं स्पीच देनी है या फिर कहीं कुछ बोलना है, लेकिन जब हम खुद खुद अपने लिए वो बुक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ कोई चीज हमारे अंदर जरूर चेंज करती है भैया। और मुझे लगता है इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस लोगों ने बुक को दिया है। और तो बुक पढ़ने से मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो ऐसी बात होती है, चलो उसको करके ट्राई करके देखते हैं। ऐसा अननेसेसरीली केवल किसी को पत्नी मान के अपनी, या फिर श्वेता को अपनी पत्नी मान के, और उसको केवल उसी भाव से देखना, और केवल उसी भाव में रहना कि नहीं ये कर रही है तो हो जा रहा है, तुक्का हो जा रहा है, फिर वैसा ठीक नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा उसको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनालिटी, फिर मैंने उसको ट्रीट करना, सबकॉन्शियसली एज अ पर्सनालिटी ट्रीट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो चेंज आया भैया। ऑफकोर्स डिफिकल्ट था मेरे लिए कि उसको भी एक ह्यूमन बीइंग, एक समझदार, एक इस तरह की कोई एक पर्सन समझना। जैसे हम, क्या होता है जब हम किसी ऑथर के बारे में सुनते हैं, या फिर किसी दूसरे महापुरुष या किसी दूसरे आइडल के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, तो हमें जनरली यह फीलिंग आती है कि यार अच्छा है, काफी अप्रिशिएट करते हैं उसको, या फिर उसके बारे में एक भाव ऐसा हो जाता है कि उसको लुकअप करना शुरू कर देते हैं। बट जब हमारे घर का ही कोई होता है,
बहन हो गई या फिर कोई और हो गया, पत्नी हो गई, तो और ज्यादा भाव होता है कि यार इनको कैसे लुकअप करें, इनको कैसे ऐसे आइडल मान लें, या फिर इस तरह का इनसे कैसे कोई चीज सीख ले इतना ज्यादा, है ना। तो ये भाव आता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे चेंज हुआ भैया कि ये पत्नी है तो कोई चीज उससे सीखने लायक नहीं होगी, या फिर कि ना सीखूं, ऐसा फिर भाव चेंज हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं से भी कुछ कुछ मिल सकता है सीखने को। एक बहुत खराब राइटर जिसकी केवल एक ही बुक चली हो, उस बुक में भी कोई बहुत अच्छी चीज हो सकती है जो मेरे काम लायक हो। तो इस तरह का एक एक भाव डेवलप हुआ भैया धीरे धीरे मेरे अंदर। तो फिर मुझे लगा कि इसको साइड में रखते हैं हर बार इसको, क्योंकि मेरा ही नुकसान है इसमें, इस ईगो को। फिर ईगो के बारे में भी कुछ कुछ मैंने कुछ सदगुरु के वीडियो हो गए, या फिर कुछ और ओम स्वामी एक राइटर है, उनकी कुछ बुक्स पढ़ी मैंने, तो उनके बारे उन ईगो के बारे में और अहम भाव और इस तरह के मैं के बारे में कई सारी थोड़ा मैंने जी। स्वाध्याय किया। तो हम्म, ऐसा लगा कि ये अच्छी बात नहीं है शायद मेरा इस तरह के उसमें मेंटेलिटी में या माइंडसेट में रहना। तो फिर हम्म, धीरे धीरे भैया वो चेंज हुआ, और फिर मैं ये एक्सेप्ट करने में जरा भी मुझे मतलब संकोच नहीं है कि फिर मैंने उस भाव को काफी हद तक चेंज किया। और जो भी भले मुझे वो समझ में नहीं आती थी बात, तो फिर भी मैंने उसको समझा कि हो सकता है इसमें कोई बात हो, इसको मैं अपने ईगो को इसमें आड़े नहीं आने देता हूँ, और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको उसी लेवल पे डिस्कस करते हैं। जी। ऐसा सोच के उसकी बात को नकारते नहीं है कि वो मेरी वाइफ है श्वेता तो उसकी बात गलत ही होगी, या फिर उसने अगर ऐसा कुछ बोला है तो उसको नकारते हैं। फिर धीरे धीरे उसको एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई, और फिर मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे एक अंदर से एक रिलीफ होने लगा कि हर बार यार ईगो को लेके मैं बीच में परेशान हो जाता हूँ, हर बार ऐसे करने लगता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा एक एक अंदर एक शांति, थोड़ी उस पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट शांति हो गई कि चलो कुछ सीखने को मिल रहा है, और एक अंदर से एक हैप्पीनेस भी हुई कि उस भाव में रहने पर जब चीजें बन जाती हैं, या जी। फिर जब चीजें जब चीजें फॉल इन प्लेस, तो आप समझते हैं कि हाँ ठीक है इट्स वर्किंग। हम्म, तो फिर एक आपको फिर वैलिडेशन भी मिलता है कि हाँ ठीक है, ये जो चीजें मैंने पढ़ी, जो चीजें मैंने देखी, जो चीज समझी, वो सच में वैसा हो रहा है। तो फिर आपका उसमें विश्वास, फिर मेरा विश्वास थोड़ा उसमें और फिर बढ़ता चला गया धीरे धीरे, और थोड़ा मैं चेंज हुआ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसको। बहुत बढ़िया। यहाँ दो तीन चीजों को मैं फिर से रीआइट्रेट करके एक अलग तरीके से रखने का प्रयास करता हूँ। एक, जैसे हमारे गगन भैया ने बताया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग गुड लिटरेचर इन लाइफ, है ना। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे युग ऋषि के, घर में तुम्हारे बेटा पूजा घर हो ना हो एक बार को, लेकिन पुस्तकालय जरूर होना चाहिए, किताबों की, अच्छी किताबों की रिच लाइब्रेरी होनी चाहिए। और इट इज ऑल्सो सेड, नो, द बुक चूजेस द रीडर, व्हेन द टाइम अराइव्स द बुक चूजेस द रीडर। एंड हम्म। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू नेवर स्टेप इनटू द सेम रिवर। आप उसी पुस्तक को जब दोबारा पढ़ते हो, तो या उसी बात को जब दोबारा सुनते हो, तो उस नए माइंडसेट में आप उससे कुछ ज्यादा सीख सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ डिफरेंट सीख सकते हो। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात जो भैया ने कही कि एक विषम बुद्धि से सम बुद्धि की ओर जो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू जो इस विषमता की बुद्धि को लेके बैठा है, इस विषम बुद्धि का ही ये परिणाम है कि तुझे कार्पण्य दोष भी हो रहा है, तुझे राग भी हो रहा है। तो एक सर्टेन सेंस ऑफ अटैचमेंट विद माय ओन माइंडसेट व्हिच वाज देयर अर्लियर, आई स्टार्टेड टू डाइल्यूट दैट अटैचमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कि हाँ, मेरे को एक अटैचमेंट था कि इसी तरह से जीवन होता है, इसी तरीके से मैंने देखा है, और यही मेरे अंदर एक तरह से नेचुरली फेड है। और अब मैं उसे चैलेंज कर रहा हूँ। और धीरे धीरे, पहले जब उसे कोई और चैलेंज करता था, इन द सेंस नॉट नोइंगली और नॉट पर्पसली, लेकिन अपने आचरण से कुछ करते थे, चाहे, और एंड वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ स्पाउस हियर एट अ रेफरेंस एंड वैलिडेशन पॉइंट ऑफ श्वेता दीदी, बिकॉज ऑफ कोर्स दो लोगों के, मतलब एक इमीडिएट फैमिली क्या है, दो लोगों का परिवार है, तो उसमें आप उसी व्यक्ति को देखोगे एज अ रेफरेंस भी, या उसके फ्रेंड सर्कल को देखोगे कि किस तरह की उनकी चॉइसेस हैं, कैसा टाइम टेबल है, कैसा पहनावा है, कैसा रख रखाव है। तो इसीलिए वो एक रेफरेंस पॉइंट ज्यादा भी बनता है। तो ऐसे में जो बुद्धि थी पहले, जो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट में थी, विषम स्टेट में थी, उससे सम की स्टेट में जो, डेफिनेटली जैसे भैया ने कहा कि हम सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो अभी समता पूरी तरह से नहीं आई है कि वी आर हैविंग न्यूट्रलिटी इन एवरी सिचुएशन। तो वो तो महापुरुष और संत पुरुषों वाली स्थिति हो गई। पर इसीलिए यही इस इंस्पिरेशनल स्टोरीज की सीक्वेंस को और सीरीज को यूनिक बनाता है कि हम सब, जो हमारे भी साथी भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि कल उनके साथ बैठूंगा तो उनके जीवन में भी एक ऐसा ग्राफ दिखाई देगा और देता है कि जहाँ उन्होंने विषमता से समता की ओर की यात्रा की। और स्वाध्याय डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा जी हमारे जी। ऋषियों ने, संतों ने बार बार कहा है कि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, होना ही चाहिए निश्चित रूप से। जी स्वाध्याय मतलब खुद को स्टडी करना with the reference of books, with the reference of life stories of inspirational people and elevated realized people,
उनकी टीचिंग से, जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं और हमारे से ज्यादा शायद कुछ परेशानियां देख के जा चुके हैं, सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जिसे लिबरेशन कह सके, जिसे जो भैया ने कहा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विदाउट रीजन, है ना। अब वो हैप्पीनेस का जब स्वाद चखने लगी तो लगा कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसा आकाश है, एक ऐसा गगन है भीतर में जो स्वच्छंद नहीं है, जो स्वतंत्र है। पहले का गगन शायद स्वच्छंद था, अपने तरीके से सब कुछ करना चाहता था, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, है ना। और अब वो मनमानी छोड़कर जो हो रहा है उसे देखने का आनंद लेने वाला एक गगन है, जो भीतर के गगन में जब उन्होंने प्रवेश किया, आकाश में प्रवेश किया, तो देखा कि और अब तो ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ आकाश खुला दिखाई देता है, अभी भी ठंड पड़ रही है, वहां बर्फ गिरी है, बता रहे थे कि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। अब मैं मंच को खोलता हूँ श्रोताओं के लिए, साथियों के लिए जो अपना समय निकाल कर आए हैं, सभी का फिर से एक बार स्वागत। आपके कुछ प्रश्न हो जिसमें, क्योंकि हम लोग भी इसी यात्रा से गुजर रहे हैं सभी लोग, है ना। जी भैया। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ करते रहने की इच्छा है, और कभी कभी लगता है कि सब छोड़ दूं, ये सब जंजाल क्या छोड़ना ठीक है, क्या पलायन ठीक है, और क्या उसको साथ में रहते हुए निभाने की कोई कला इस तरह से जीवन में लाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि गगन भैया का इस थोड़ा सा वृत्तांत को सुन के हमें लगा, वैसे तो जीवन की किताब को जितना पढ़ा जाए उसको कम है, इतने कम समय में उसे पढ़ पाना मुश्किल है, फिर भी भैया ने एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पहलू थे उनसे हमें गुजारा। तो इफ एनीवन हैज एनी जिज्ञासा, प्रश्न से ज्यादा जिज्ञासा कहेंगे इसको, क्योंकि जिज्ञासा में भीतर का समाधान देखता है व्यक्ति, तो है किसी के साथ कोई जिज्ञासा, प्लीज फील फ्री, आई कैन, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, मतलब इन द सेंस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप अपनी बात रख सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग टू आस्क? क्योंकि जो व्यक्ति उस जीवन को उस दिशा में चल पड़े तो उसके पास अनुभव की निधि होती है, अनुभव की पूंजी होती है। तो वो अनुभव भैया के साथ है, तो हम लोग जरूर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मुझे लगता है। यस, यहाँ पे भैया मैं ना क्विकली एक बार, चूंकि काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं देख सकता हूँ, तो मैं थोड़ा इसके बारे में 2-4 मिनट में, जैसे हम लोग अभी 2.5 साल पहले तक पुणे में थे, और पुणे से नॉर्मल एज अ टूरिस्ट हम लोग घूमने आते थे जी पहाड़ों में, कभी जी हिमाचल हो गया, कभी उत्तराखंड हो गया, कभी साउथ में चले गए घूमने। तो नॉर्मल टूरिस्ट की तरह आते थे, और मैं तो ज्यादा टूरिस्ट की तरह, श्वेता का थोड़ा सा दूसरा भाव होता था, लेकिन मैं बिल्कुल टिपिकल टूरिस्ट की तरह फोटो खिंचाना, और गाड़ी से कभी आना, कभी ऐसे आना, कभी वैसे आना, ज्यादातर वैसे ही होता था जैसे नॉर्मल टूरिस्ट होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स, जैसे कोई भी टिपिकल कपल या टिपिकल कोई भी शहर का कोई भी जो होता है टूरिस्ट जो पहाड़ों में आता है, चीजों को देख के सोचता है, अरे यार यहाँ रह जाए तो अच्छा है, बड़ा सुंदर है यहाँ पे सब कुछ, और यहीं पे अगर रहने को मिल जाए, ये वाली जो छोटी सी कॉटेज दिख रही है अपनी हो, बस यहीं रहें तो कितना अच्छा हो। ऐसा भाव हम लोग को भी आता था हमेशा, और मुझे मुझे भी आता था कि ऐसे यहीं रह जाए तो कितना सुंदर है। लेकिन ऑफ कोर्स अब नौकरी के साथ, और अब 2.5 साल 3 साल पहले का जो सिचुएशन था उसमें वो बिल्कुल असंभव था, क्योंकि छुट्टियां ही मुश्किल से मिलती थी। आप हफ्ते भर, 10 दिन 15 दिन की छुट्टी चलो निकाल लेंगे कभी कभार, साल में एक बार, तो वैसे करते थे। लेकिन कभी भी ऐसा एक ड्रीम या एक विश की तरह से ही रह जाता था हमेशा मन में, कि थोड़ा 4 दिन से ज्यादा 5वां दिन भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि कभी फ्लाइट का टिकट बुक है, कभी कुछ और बुक है, कभी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कभी ऐसा है। तो 5वां दिन भी या 6वां दिन भी या N+1वां दिन भी हम गुजार नहीं पाते थे यहाँ पे, तो वो एक हमेशा कसक रह जाती थी। तो फिर हमें जब ये कोरोना वाला जब लॉकडाउन शुरू हुआ, ये मेरे ख्याल से सबके लिए ही था, यूनिवर्सल था ये, कोरोना वाला लॉकडाउन शुरू हुआ, तो फिर एक मन में विचार आया कि इसको एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ये अपॉर्चुनिटी कुछ हो जाए हमारे लिए। तो इस वाली जर्नी में भैया कई लोगों ने ना सहायता दिया हमें, कई लोगों के थ्रू। अब कुछ तो डिवाइन हेल्प मिल गई ऐसी, हम उसको डिवाइन हेल्प इसलिए अब बोलते हैं क्योंकि उस टाइम मुझे फिर भी लगता था कि मैंने प्रयास किया है, और मैंने निकाला है ये कांटेक्ट, और मैंने किया है, और सब कुछ मैंने मैंने वो किया है, और सब हुआ है अरेंज।
बट बाद में अब हम जब देखते हैं एक बार पिछले 2.5 साल में, तो फिर लगता है कि यार ऐसे कैसे कांटेक्ट कोई निकल सकता है ऐसी छोटी जगह पे, कहीं पे किसी अननोन प्लेस, मतलब मैंने खुद उस प्लेस का नाम ना सुना हो, और वहां पे कोई पर्सन मुझे मिल जाए रैंडमली। और वो फिर ऐसी तरीके से, जैसे हम जब निकले पुणे से भैया लॉकडाउन में, तो फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे एक कांटेक्ट मिले मुक्तेश्वर के पास, एक छोटा सा गांव था वहां पे, एक मिस्टर धीरज डोलवानी करके, ही इज फ्रॉम दिल्ली, बट अभी उस छोटे से गांव में एक उनका एक छोटा सा बिजनेस सेटअप है, इज वेरी नोबल वर्क ही इज डूइंग देयर, और लोगों को वहाँ लोकली जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही कुछ कांटेक्ट उनसे हुआ, फिर उनको फॉलो अप किया, धीरे धीरे उनसे कनेक्ट किया। तो ही वॉज नाइस इनफ टू हेल्प अस गो देयर, कि ठीक है आ जाओ, अगर तुम लोग इतने विलिंग हो तो कम, आई विल हेल्प यू। और अभी हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे संभव है कि कोई भी आदमी इस तरह से हमें इतनी बड़ी हेल्प कर दे, 1700-1800 किलोमीटर दूर से हमें बुला ले कि ठीक है आ जाओ, हम यहाँ पे तुम्हारे रुकने का भी अरेंजमेंट कर देंगे, और बाकी चीजें भी देख लेंगे, और ऐसे वैसे हो जाएगा। तो वो हुआ। फिर और भी कई, फिर संतों की कैटेगरी अगर हम जाए तो उनसे भी कुछ इस तरीके की हेल्प हेल्प हमें मिली, जहां से भी हम कांटेक्ट किया हमने। तो फिर उस जगह पे हम काफी दिन तक रहे भैया। उसके बाद से हमें लगा कि शायद ये जगह कंप्लीट नहीं है, तो हमने उनको टाटा बाय बाय बोल दिया, एंड दैट गाय डिड नॉट से एनीथिंग कि यार हमने तुमको इतनी हेल्प करी वहां से यहाँ तक आने में, और फिर तुम ऐसे हमें छोड़कर मतलब 2 दिन में जा रहे हो। और वो बोला, उसने एकदम सहर्ष खुश हुए, बोले कि ठीक है, गो ऑन, कैरी ऑन, अपनी जर्नी आगे देखो कैसे है, एंड लेट मी नो अगर तुम्हें कुछ और भी सहायता फ्यूचर में चाहिए होगी तो नेवर, नेवर फॉरगेट मी, हम मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तो इस तरह का फिर अब हमें लगता है ये सोच कर कि थोड़ी तो डिविनिटी वाला उसमें एंगल रहा होगा जरूर, क्योंकि अभी आजकल ऐसे समय में मुझे लगता नहीं कि इस तरह की हेल्प कोई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसे कर दे, और फिर वो इस तरह से वो हो जाए, आउटकम उसका ऐसा निकल जाए। फिर वहां से हम कहीं और गए, हिमाचल प्रदेश में हम गए देखने के लिए कि वहां पे कोई छोटा गांव, कोई छोटी जगह कोई मिल जाए रहने के लिए। वहां पे भी हमें कुछ इस तरह की संतुष्टि वाला भाव नहीं मिला, क्योंकि हम ऐसा देख रहे थे कि थोड़ा शांत कोई जगह हो, थोड़ा तो वहां पे थोड़ा देवभूमि का कोई टच हो, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो, और फिर मैं अपने एंगल से देखता था कि थोड़ा बहुत ये सब चीजें भी हो, थोड़ी सांसारिक चीजें भी हो, कि भैया मैं कैसे बिजी रहूंगा फिर वहां पे। तो फिर करते करते हम लोग यहाँ पे इस जगह पे लैंड हुए, जो एक रैथल नाम का एक गांव है, जैसा आप अभी शुरू में बता रहे थे। उत्तरकाशी जिले से करीब 35-40 किलोमीटर और आगे जब हम गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं, तो एक करीब 7-7,500 फीट पे एक गांव है, रैथल करके। यहाँ पे एक ट्रेकिंग वाला स्पॉट भी है, बट काफी शांत गांव है। फिर हमें यहाँ पहुंचे, और फिर यहाँ पे समाओ काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारे स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन समाओ फिर हमने ये ऐसा लगा कि शायद दिस इज द प्लेस, और फिर यहाँ पे हम शायद रह सकते हैं। धीरे धीरे हमने फिर यहाँ पे जो भी डेली लाइफ की जो भी चैलेंजेस थे, मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भैया, क्योंकि मेरा सर्किल पुणे में ऐसा था कि मॉर्निंग से लेके, और मैं बोल सकता हूँ 12-12:30 बजे रात तक मैं बिजी होता था दोस्तों में। मतलब मेरी तो अच्छा। जॉब होती थी 8-9 घंटे की, 10 घंटे की जॉब होती थी। उसके बाद से सुबह मेरा खेलने का रूटीन है, या फिर कुछ और कोई और एंटरटेनमेंट का रूटीन हो गया, या फिर शाम को फिर खेलने का रूटीन, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा सा चहलकदमी सोसाइटी के अंदर, या फिर उनका रात में 9:30-10 बजे 11 बजे फोन आ गया कि चलो चाय पीने चलते हैं, चलो पान खाने चलते हैं। तो इस तरह की आउटिंग भी होती थी। तो मैं बिल्कुल मेंटली और फिजिकली भी एक तरह से काफी ज्यादा एंगेज रहता था उसमें। फिर मेरे लिए ये चेंज इतना ज्यादा वैसा था कि ये कैसे इसमें सरवाइव करेंगे। बट धीरे 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 लोगों को देख के, और फिर मुझे कुछ भी इंटरनल ऐसा हुआ कि शायद वो मेरी सारी इंद्रियों को एकदम से वहां बिजी रखना शायद अच्छी बात नहीं थी। और अगेन मैं फिर से सब भैया बुक का बोलूंगा कि हम्म। बुक पढ़ पढ़ के फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये सारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, इनको इतना ज्यादा इन सब चीजों में बिजी रखना वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बिकॉज मैं 40+ में हो चुका था, और मुझे लगता है कि मुझे लगा कि शायद अगर मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ भी ऐसे अपनी सारी इंद्रियों को ही उनको ही फीड करने में व्यतीत कर दूंगा। और मैं ऐसा ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, क्योंकि ज्ञान के लिए मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि केवल ज्ञान के लिए थ्योरी का नॉलेज, जब तक मुझे वो हिट नहीं करता भैया मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ वो बात। और दूसरों से तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि सच में शायद इंद्रियों को इतना ज्यादा फीड करते रहना करते रहना करते रहना, ये मेरे लिए ही शायद अच्छी बात नहीं है। तो उससे वहां से विड्रॉ करना में अगर दिक्कत हो रही है,
तो होने देते हैं थोड़ी सी दिक्कत, कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये दिक्कत के बाद से मैं जहाँ पहुंचूंगा शायद वो ज्यादा प्लेजेंट स्पेस होगा, ज्यादा प्लेजेंट वो होगा। क्योंकि कुछ लोग जो पहुंचे थे उन्होंने ऐसा बताया, बुक्स जी में ऐसा लिखा हुआ था, कुछ जी लोगों को मैं देख रहा था कि हाँ यार ठीक है, ये लोग तो इंद्रियों को कंट्रोल में किए हुए हैं काफी हद तक, एटलीस्ट मेरे से ज्यादा कंट्रोल है इनका। और फिर भी ये इनके चेहरे पे एक शांत भाव है, इनके चेहरे पे एक स्माइल है, कोई दिक्कत नहीं है, माथे पे लकीरें नहीं है। तो फिर मुझे तो क्यूरियोसिटी होती है ये सब चीजें देख के, और किसी को भी होगी मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली वो सब करके सुबह खेल के या फिर एंटरटेनमेंट करके, चाय पी के या फिर पिक्चर देख के, रेस्टोरेंट जाके अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि हम शांति से, कोई चिंता ना रहे, शांति से खुशी से सो सके। बट जब हमने देखा कि वो सब चीजें उतना बिजी ना रह के भी अगर चेहरे पे एक शांति का भाव, माथे पे लकीरें नहीं हो सकती हैं, तो फिर क्यों ना ये ट्राई किया जाए। और अल्टीमेटली फिर कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा था कि फाइनली आपको इंद्रियों से विड्रॉ करना ही अच्छी बात है। और फिर जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, इंद्रियां केवल और केवल हमें इस संसार से बांधने का ही काम कर पाती हैं। और उसको धीरे धीरे अगर आप एक सही सिस्टमेटिक वे से अगर आप विड्रॉ कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो एक बात समझ में आई, फिर धीरे धीरे I have started becoming comfortable. I still feel the crave sometime to जी be with my friends or to go out or to eat. शुरू में तो काफी ज्यादा क्रेविंग होती थी। मुझे याद है कि जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे करीब 2.5 साल पहले, तो मुझे याद है कि नान खाने के लिए, भैया आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, कि नान खाने के लिए मैं करीब 1.5 घंटा पहाड़ी रास्तों से ड्राइव करके एक छोटे से टाउन में पहुंचा था, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वो नान और ये पनीर वनीर और ये सब सी चीजें सब्जी बनाता था। तो हमने वहाँ नान खाया था, करीब 1.5-2 महीने के बाद से मैंने नान खाया था, तो मुझे हल्का अच्छा लगा था। फिर धीरे धीरे वो कम हो गया, मुझे लगा कि चलो अभी नान वाला रेस्टोरेंट बगल से गुजर भी रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैन लिव विदाउट विदाउट दैट। तो धीरे धीरे वो एक कंट्रोल भी डेवलप हुआ है। तो अभी आई फील गुड कि चलो ये कंट्रोल, और मुझे एक पता नहीं सेंस ऑफ अचीवमेंट या फिर हाँ एक जी सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील होता है जी कि आई कैन लिव विदाउट ऑल दोज। एंड ऐसा नहीं कि आई हेट देम। अभी भी मैं घर जाता हूँ या फिर कहीं अगर मैं गया, मुझे मिला, तो आई ईट दैट वेरी हम्म हैप्पीली और मैं खुश भी होता हूँ, बट आई कैन वेरी हैप्पीली लिव विदाउट देम एज वेल। आई आई कैन थिंक सी दैट इज द दैट। ब्यूटी आई थिंक दैट इज द ब्यूटी बिकॉज अगर हम सिर्फ किसी चीज को इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज आई वांट टू सप्रेस दैट डायमेंशन ऑफ मी, दैट क्रेविंग, तो वो तो फिर बूमरैंग भी करेगी, कभी ना कभी हमें परेशान भी करेगी। बट इफ आई कैन अराइव एट दिस स्टेट वेयर आई कैन लिव विदाउट दैट ऑल्सो वेरी हैप्पीली, आपने कहा जी कि मिल जाए तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो और भी कोई ऐसे वो नहीं है। बहुत सुंदर। इनफैक्ट ये आपने जो पिछले 2.5 साल 3 साल की यात्रा इतने सारांश में हमें बताई भैया, और विशेष रूप से वो डायमेंशन की जहाँ एक गगन को ये चीजों की तरफ आकर्षण होता था पहले, जो इंद्रिय भोग से योग की तरफ कह सकते हैं कि एक दिशा मिली। मतलब मुझे हाँ। मालूम है, मैं देखता हूँ आपके योग के प्रैक्टिस वीडियोस भी, जो आप वहाँ हिमालय में बैठे हैं, बड़ा सुंदर नाम दिया है भैया दीदी ने पिछले 1 साल की पुरुषार्थ से वहां पर। फिर जब देखिए, जो अभी भैया बता रहे थे कि जब दैवीय अनुग्रह होता है, डिवाइन एक इंटरवेंशन होता है, तो कैसे चीजों की व्यवस्था भी बनती है और व्यक्ति उसको साथ लेके आगे बढ़ता है। तो पिछले 1 साल का मेहनत लगी इनको। पहले वहां गए रैथल, तो रेंट पे रहे, अब वहां पर एक छोटा सा कुटिया बनाई है, और वॉलनट वॉलनट ट्री नाम जी है। भैया जी। वॉलनट ट्री क्योंकि वहाँ एक वॉलनट का हाँ। पेड़ पहले से था, तो उसी नाम पर वॉलनट ट्री भैया ने एक सुंदर सा नाम सोचा। बहुत क्रिएटिव डायमेंशन है भैया का। घर की इंटीरियर्स का डायमेंशन इन्हीं के हाथ में रहता है। जब हम पुणे में इनके घर जाते थे तो और मुझे याद है कि ये दोनों पति पत्नी वहां से ऋषिकेश आते थे, लगभग मतलब 6 साढ़े 6 7 घंटे ड्राइव करके। और यहाँ से मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एक एक चीज, सुई से लेके तलवार तक, हर चीज यहीं से जाती थी। और ये लोग दिन भर जो है जाके 2-3 दिन की मेहनत के बाद ट्रक्स लोड करवाते थे, भेजते थे। और मैं मनीष से हमेशा कहता था कि यार मुझे तो तुम्हें एक छोटा सा काम कहती हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। ये देखो कितना पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ के पीछे जो भैया बार बार एम्फासाइज कर रहे हैं कि कोई एक शक्ति है जो पीछे लग जाती है जब, तो हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपकी विलिंगनेस तो ऑफकोर्स उसमें थोड़ी होती ही है, और उसके साथ साथ व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, है ना। देखिए, एक तरफ हम घर छोड़ के रह रहे हैं, बंजारों की तरह घूम रहे हैं, कोई दिशा नहीं है, फिर धीरे धीरे एक दिशा बन जाती है, एक स्थान बन जाता है। और उत्तरकाशी से ऊपर जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, गंगोत्री के पास, कई संतों से मिलना भैया। हम्म। हमारे जो रेगुलर सत्संग के मेंबर्स हैं, नीलम है, त्रिषा दीदी लोग हैं, सुप्रीत वगैरह है,
ये लोग जानते हैं कि हमने आपसे पाठ बाबा जी के बारे में शेयर किया था कि बाबा जी वहां से आए हुए हैं 108 वर्षीय हम्म, संत, हम्म, वो उनका दर्शन आप ही लोगों के माध्यम से हुआ। तो ये एक जहाँ उठपैठ और संग दोस्तों के साथ होता था, नाइट आउट्स होते थे और एंजॉयमेंट होता था। हमारी डेफिनेशन उस एंजॉयमेंट की थी कि एक्सटर्नल फन, आई फील हाई, आई फील गुड थिंक कि चलो मैंने तेज बाइक चलाई, मैंने सिनेमा देखा, मैंने दोस्तों के साथ गप्पाजी करी। और कहीं ना कहीं अब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दूसरा है जो भैया कह रहे हैं कि यस दैट सेंस इज मच डीपर, मच प्योर, मच डिवाइन, एंड दैट गिव्स मी अ सर्टेन सेंस ऑफ लिबरेशन, है ना, स्वतंत्रता भी उसमें है। वाह क्या बात है। तो ये तो मुझे लगता है कि हम लोग और उत्सुक तो होते जा रहे हैं, और इसीलिए कुछ सवाल भी मेरे सामने आए भैया। जी भैया, इस तरह हाँ। से दृष्टा बनकर, नीलम हमारी बहुत रेगुलर सत्संग की बहन है, ये हर सत्संग का सारांश बना के सबके साथ शेयर करती है। तो इनका प्रश्न आया है कि इस तरह से दृष्टा बनकर रहने से सांसारिक जीवन में जो दिक्कत आई अगर, तो क्या आई, और अंदर कोई भय रहता है क्या कि हम दृष्टा भाव में होगा रह जाएंगे, तो फिर ये कैसे हो सकता है, क्या मतलब है, मतलब क्या होता है उस समय जब आप दृष्टा बनकर रहते हैं, तो सांसारिक जीवन की उथल पथल कैसे मैनेज होती है? मुझे मतलब मैं इसका आंसर नीलम दीदी देना चाहूंगा कि मतलब जो मेरी समझ है कि दृष्टा भाव में मैं हमेशा, या फिर मुझे लगता है शायद कोई भी हमेशा नहीं रह पाता है। और मैं अपने लिए बताना चाहूंगा कि ये कि दृष्टा भाव मैं तब फोर्सफुली ले आता हूँ तब, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ दृष्टा भाव होता है और आप चाहें तो उस दृष्टा भाव में जा सकते हैं ऑकेजनली जब आप चाहें तो और ऑफ कोर्स एक इनडायरेक्टली या फिर कि इम्प्लिसिटली आप उस भाव में हमेशा रहें। बट इस भाव की ज्यादा जरूरत तब होती है जब कोई चीज आपके साथ खराब हो रही होती है, फिर जो चीजें आप लाइक नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको लगता है कि ये इस भाव की ज्यादा जरूरत होती है। बिकॉज जब चीजें अच्छी होती हैं तो फिर उस टाइम पे हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं स्टिल दृष्टा भाव बनने की, कि चलो ठीक है अभी भी ये खुशी को मैं नहीं मनाऊंगा, दृष्टा भाव में रहता हूँ। उस टाइम पे हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं दृष्टा भाव को। हालांकि हमें करना चाहिए, वो स्टेज अभी भी बाकी है कि चलो कोई खुशी है, कुछ और भी चीजें हो रही हैं, एकदम उल्लास का माहौल है, तो भी दृष्टा भाव में रहना, वो चीजें और भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल की हैं। लेकिन दृष्टा भाव का यूज तब बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम किसी मतलब नॉन प्लेजेंट चीजों से, या फिर कोई ऐसा दुख का माहौल हो गया हो, कोई चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं उससे हम गुजर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर टेम्परेली भी हम दृष्टा भाव में जाएं तो एक बहुत ज्यादा सिक्योर फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा सेफ फील होता है, एक तुरंत एक भाव चेंज हो जाता है। और एक चिंता, अगर आप 100% आप चिंतित हैं तो शायद आप 30% चिंतित हो जाएंगे, 10% चिंतित हो जाएंगे कि चलो ठीक है हल्का सा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं। आप एक अलग खड़े होकर देखने लगते हैं उसको, तो आप उतना ज्यादा उससे अफेक्टेड नहीं होते। ये मैंने खुद रियलाइज किया, खुद फील किया है कई बार कि जैसे ही फिर मैंने खुद देखा है कि मैं खुद किसी चीज से, किसी नुकसान से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था, और उसी टाइम पे जब मैंने अपने आप को 5 6 10 सेकंड का समय दिया और फिर मैंने सोचा कि चलो रिश्ता भाव बन के आप देखते हैं अब क्या सीन कैसा लगता है फिर मुझे मुझे तो ही। आप क्या करते हैं गगन भैया उस समय, आप खुद से पूछते हैं कुछ, लेके मान लो कि मैं क्या हूँ, ऐसा पूछते हो क्या, मैं दृष्टा हूँ? वो मुझे थोड़ा सा एल्गोरिथम भैया, होगी हाँ कुछ आपकी? हाँ वही मैं सोचूंगा, वही मैंने सोचा कि मैं कैसे करता हूँ उसको। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा शांत होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हल्का शांत होता हूँ मैं, फिर बात करना बंद, जैसे मान लीजिए किसी से कुछ कहा सुनी हो रही है या फिर कुछ नुकसान मेरे सामने हो रहा है, जैसे यहाँ पे घर बनाते टाइम भी कई बार ऐसा हुआ कि कोई चीजें जैसा हमने प्लान किया था वैसा नहीं जा रहा है, कुछ चीजें नुकसान हो रही हैं, कई चीजें है ना टाइम पे नहीं पहुंची कोई चीज, और जी। उसकी उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मेरा, या फिर कोई चीजें गिर रही हैं कहीं पे। तो फिर उस टाइम पे तो बहुत परेशानी होती है कि अरे यार इतना बड़ा नुकसान, 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे सामने, ये हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, रुक नहीं पा रहा। तो बेचैनी होती है, परेशानी बहुत होती है। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि यार इसको मैं अगर नहीं रोक पा रहा हूँ तो अभी मैं खाली अपने आप को परेशान करके, अपने आप को पैरालाइज करके क्या फायदा है। थोड़ा सा शांत होते हैं, चुप होते हैं, बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, थोड़ा शांत होते हैं 2 4 मिनट के लिए, थोड़ी गहरी सांस लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ ये 20,000 रुपए से अगर नुकसान हो रहा है, मैं इसको नहीं रोक पा रहा हूँ, तो इतना परेशान होके मैं 5 6 हजार या 10 15 20 हजार का नुकसान और क्यों करूं। 20,000 का नुकसान तो हो ही रहा है मेरा, अभी मैं राइट। और चिंतित हूँ, और ज्यादा मेरी सांसें तेज चले और जी। कोई गलत डिसीजन मैं ले लूं, या फिर इस जबरदस्ती में या जल्दी में मैं कोई और गलत डिसीजन ले लूं, वो फिर और नुकसान में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर क्या फायदा। इसलिए इसको थोड़ा शांति से देखते हैं, हो रहा है तो अलग से खड़े होकर फिर एक जैसे थर्ड पर्सन देखता है,
और फिर मैं उस टाइम पे जो भी मेरी इस तरह की धार्मिक आस्थाएं हैं भैया, जो मेरे जी। पापा से या फिर जिससे भी मिली हुई हैं, उस टाइम पे मैं उनको याद करता हूँ और फिर सोचता हूँ कि चलो ठीक है, अगर वो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरे साथ खड़े हैं, अब देखते हैं इस स्थिति को पूरे, यहाँ क्या हो रहा है, वो मेरे से क्या बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, खड़े रहो, देखो मैं कर रहा हूँ ना इसको, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हम्म। यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये प्लान का पार्ट है मेरे, तो तुम क्यों चिंतित हो रहे हो इतना, तुम क्यों दौड़ भाग कर रहे हो इतनी ज्यादा, ऊपर नीचे ये वो फोन, 50 फोन इधर उधर क्यों घुमा रहे हो, जब मैं, मेरे प्लान का ये पार्ट है। तो फिर उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक अचानक से एक ऐसी शांति सी आती है मन में, अरे यार हाँ ये तो हाँ। किसी के प्लान का पार्ट है, मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसको, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा हूँ मैं इतनी जान क्यों दे रहा हूँ इस चीज के लिए। जी। तो फिर उस टाइम पे एक फीलिंग आती है, एक शांत भाव आता है मन में, और फिर धीरे 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 धीरे, और फिर जब मुझे लगता है कि अच्छा किया, उतना चिंता नहीं किया मैंने, अच्छा किया मैंने उस टाइम दृष्टा भाव में चला गया था मैंने अपना नुकसान उतना नहीं किया, और ये खाली इतने पर ही रुक गया। हम्म। और सच में भैया, आज हम जब लोग, अभी जब हम लोग देखते हैं और फिर एक्सपीरियंस जब होते हैं कि जब भी हम लोग बैक करते हैं चीजों पे, तो हमेशा ही ऐसा लगता है, हर बार विदाउट फेलियर ऐसा लगता है कि जो भी हुआ वो किसी कारण से हुआ था, उसकी वजह से ये जो काम हुआ वो ठीक हो गया, उसकी वजह से ये जो चीज हुई, ये नहीं होती अगर वो वैसा नहीं होता तो, वो 20,000 का नुकसान नहीं हुआ होता अगर, तो शायद ये 50,000 वाला काम जो हो गया ये नहीं होता। तो फिर इस तरह की जो चीजें हो जाती हैं, उसके बाद से फिर थोड़ा सा और भाव, फिर हर बार नेक्स्ट टाइम जो भाव और गहरा हो जाता है कि नहीं, हम्म। दृष्टा भाव बन के उसको सहज स्वीकार कर लेने में, शांति से और गहरी सांस लेके शांति से स्वीकार कर लेने में अच्छा होता है। बिकॉज हर बार हम सोचते हैं कि जब हम लुक बैक करते हैं तो जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हुई है वो हमेशा ही ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से हुई है और उसका कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य रहा है। तो एक तो सुंदर ऐसा सूत्र, मैं, हाँ एक सुंदर सूत्र निकल के आ रहा है कि एक तो हम घटनाक्रम को बार बार पीछे मुड़ के देखें। जैसे आपने कई बार ये कहा कि मैं जब अब पीछे मुड़ के देखता हूँ, श्वेता जब अब पीछे मुड़ के देखती है, तो हम लोग अपने जीवन में थोड़ा पीछे मुड़ के देखें और देखें कि इन गतिविधियों के पीछे किस तरह से कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात। और एक्सेप्टेंस की बात बहुत सुंदर निकल के आई आपकी बात में कि स्वीकार्यता का भाव आ जाता है, परिस्थितियों को आप बिना जजमेंटल हुए, बिना उस ईगो के ट्रैप में बंधे हुए, आप बिना उसके आउटकम से अटैच हुए उसे पहले स्वीकार कर पाते हो। स्वीकार्यता का मतलब कि ये कैसी है एज इट इज, मतलब इसमें प्लेजेंट अनप्लेजेंट के पक्ष से थोड़ा सा परे जाने लगते हो, और देयर यू अराइव इनटू अ स्टेट वेयर यू कैन स्टार्ट थिंकिंग एंड सीइंग द लार्जर पिक्चर बिहाइंड इट, कि हाँ कुछ इसमें हो सकता है किसी और का प्लान चल रहा है, और उसको आप तब तटस्थता के भाव में आ पाते हो। बहुत और जो बढ़िया। भय वाली हाँ। बात की है नीलम दीदी, दीदी बहुत डर लगता है, मैं अभी भी बोलूंगा मैं, कि ऐसा मुझे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई अभी की अभी यहीं, और धरती खिसक जाएगी पैर के नीचे से, आसमान फट पड़ेगा, इतना ज्यादा भय, मतलब मेरे अंदर एटलीस्ट, मुझे लगता है कि शायद छोटे बड़े अंश में सबके अंदर ये भय का पार्ट रहता ही रहता है, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन जैसे जैसे जितनी बार ये चीजें रिपीट होती हैं, जितनी बार ये चीजें रिपीट होती हैं, फिर ये जो भय का परसेंटेज है, ये थोड़ा 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 कम होता रहता है। मुझे लगता नहीं कि भय हमेशा मतलब एकदम जीरो हो जाता है, थोड़ा भय रहता है, लेकिन मैंने ये भी रियलाइज किया है कि वो जो भय जितनी देर तक रहता है वो टाइम कम होता जाता है, कि आप एक बार थोड़ी देर के लिए डरते हैं, लेकिन फिर आपके अंदर वो दूसरा वाला भाव हावी हो जाता है, प्रबल हो जाता है, कि नहीं, ये किसी दूसरे का प्लान है, इस डर को दबाओ, खत्म करो, इसको हटाओ, किनारे रख दो इसको, क्योंकि ये एक बड़ी चीज हो रही है, बड़ा प्लान है ये। तो फिर वो जो एक भाव है वो प्रबल हो जाता है, और भय वाला जो भाव है वो कम हो जाता है। और जब ये हर बार ये वैलिडेट होता है, हर बार ये सीक्वेंस वैलिडेट होता है, तो फिर आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, ये ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ये, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, फिर ये कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत सुंदर ये बात आपने रखी एक और इसमें कि भय जो है वो है तो मेरे उस अटैचमेंट की वजह से ही ना, कि ये मुझसे छूट ना जाए या जैसा मैंने चाहा वैसा ना हो। जैसे अभी भय हम्म। की बात निकली, इसलिए भैया एक आपके जीवन की और बहुत रिसेंट की घटना को स्पर्श करने का मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि जब आपके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ, करीब महीने के आसपास का समय हुआ, एक डेढ़ महीना, 2 महीना। तो एक एक ऐसी हमने आपकी जीवन भी देखी है जहां आपको बार बार उनसे मिलने जाने की इच्छा होती थी, और कभी कभी उनकी इच्छा होती थी कि गगन आ जाए तो आप सब काम छोड़ के पुणे से उनके पास जाने का पूरी कोशिश करते थे, यथासंभव प्रयास करके उनके पास पहुंचते थे। यहाँ तक कि इवन जब आप हिमाचल की यात्रा में आ गए, अभी उत्तराखंड आ गए, तब भी आपका बार बार ये होता था कि यस आई हैव टू गो एंड सी हिम एंड कंफर्ट हिम, है ना। तो ऐसे में उनका अचानक चले जाना, और अचानक इसलिए क्योंकि जो घटनाक्रम आपने बताया था कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक उनके अंदर भी शायद वो एक भय ही था जो हावी हो गया, और जिसकी वजह से उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो अब ये एक नेचुरल बात है, डेथ तो सबकी होती है, लेकिन अपने लव्ड वन को खोना भी एक अपना बहुत बड़ा लॉस होता है।
अभी 20,000 का लॉस तो हमने देखा। तो ये दृष्टा भाव, जो मतलब ये अपना समता का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव, इसे वहां अप्लाई किया तो क्या दिखा, या नहीं कर पाए, विफल हुए या विफल हुए फिर लगाया, थोड़ा सा इस पर हमें लेके चलिए प्लीज। बहुत मुश्किल था भैया, क्योंकि ऑफ कोर्स सबके जीवन में ऐसा मेरे ख्याल से पहली और आखिरी बार ही होता है। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि मतलब अपने पिता को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना पहली और आखिरी बार ही होता है सबके लिए, सबके लिए। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से अभी भी जब मैं सोचता हूँ तो डगमगा जाता है, वो पूरी स्थिति डगमगा जाती है कि नहीं उसको स्वीकार कर पाते हैं, या फिर कि मन से ऐसा दृष्टा भाव में तुरंत खड़े हो जाना और फिर बिल्कुल सहज हो जाना असंभव है मेरे लिए अभी भी। लेकिन फिर जैसे एक एक समय के लिए ऐसा भाव आता है, फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, फिर एक उसमें डूब जाता हूँ उस पूरे स्पाइरल में, क्योंकि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। और चूंकि सब कुछ मेरी आंखों के बिल्कुल सामने ही हुआ, एकदम एकदम सेकंड बाय सेकंड सब कुछ सामने ही हुआ, तो बहुत बहुत मुश्किल है अभी भी। लेकिन जब उस भाव में चले जाता हूँ, फिर किसी और चीज में मन नहीं लगता है, या फिर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो फिर एक रास्ता, बाहर निकलने का एक रास्ता कुछ तो सोचना ही पड़ता है। क्योंकि फिर ये समझ में आता है कि शायद ये भाव में रहना तर्कसंगत नहीं है। तो फिर दूसरा कोई एक रास्ता ढूंढना शुरू करता हूँ मैं। और फिर चीजें ऐसी समझ में आती हैं कि जो फिर अपनी जो 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 नॉलेज है कि जो सबकी एक यात्रा है, उसका कोई ना कोई कारण, कहीं ना कहीं कोई कारण बन के कुछ चीजें एक दूसरे के ऊपर सेट होके और वो यात्रा पूरी हो जाती है सबकी। तो फिर वहां से एक बात समझ में आती है कि यार इन यात्रा पूरी जिसकी होनी थी उसकी तो होनी ही थी। चाहे मैं हूँ, चाहे मैं नहीं हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ अभी, चाहे ना हूँ, वो यात्रा तो उनकी पूरी होनी थी। जिसको जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। तो अब मैं दुखी होके अपना समय ज्यादा, मतलब इससे इससे ये भी होगा कि मैं फिर उस दूसरे स्पाइरल में जाऊंगा, या फिर दुखी हो जाऊंगा थोड़ी देर तक, या सोचूंगा। तो जब ये पूरा फेज निकल जाता है दुखी होने का और सोचने का, 2 घंटे 4 घंटे एक दिन कभी कभी, तब फिर ये दूसरा वाला फेज आता है कि हाँ इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा कि अभी तो काफी समय हो गया, 4-5 घंटे हो गया, सैटरडे पूरा बीत गया सोचते सोचते। या फिर कि ये रात में सोए, सुबह उठे ही नहीं, उठने का मन नहीं कर रहा है, 7 बज गए, 8 बज गए, 8:30 बज गए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे अपने आप को समझाना अकेले, ऑफ कोर्स श्वेता बहुत हेल्प करती है इसमें, लेकिन फिर अपना भी एक उसमें एक एफर्ट काम करता है कि उसको अलग से फिर एक देखना कि हाँ ठीक है, इनकी यात्रा पूरी होनी थी और वो शांति से गए। और जो मेरा कर्म था उस शरीर के लिए, उस आत्मा के लिए, जो मेरा कर्म था, जो मेरा फर्ज था, वो मैं कोई से, या फिर वो मैं फॉर्चुनेटली निभा पाया पूरा। और उसमें फिर मैंने कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं की, कहीं पे कोई मैंने लैकुना नहीं किया, या फिर कोई गड़बड़ी नहीं की। तो फिर वो एक सेटिस्फेक्शन का भाव जो आता है मन में, फिर उसको मैं प्रबल करता हूँ धीरे धीरे कि हाँ मैंने अपना पूरा कर्म किया और मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। और जिसकी जो जर्नी थी इस ट्रेन पे, इस स्टेशन पे इस आदमी को उतरना था, मेरा मेरा संबंध उससे, मैंने बातचीत अच्छी करी, मैंने मिठाइयाँ भी बांटी, मिठाइयाँ भी शेयर करी, उनका भी रोटी खाई। अब उनको इस स्टेशन पे आ गए थे, वो उनको उतरना था, तो अब उनको टाटा बाय बाय खुशी से करके अब मैं आगे चलना। तो थोड़ा ये भाव जब मन में आता है भैया, तो फिर अपने आप को संभाल पाता हूँ मैं अच्छे से जी कि हाँ ठीक है, जिसका जहाँ स्टेशन है उसको तो वहां उतरना ही है। हर आदमी मेरे स्टेशन तक थोड़ी जाएगा मेरे साथ, या जी। फिर ट्रेन चल रही है तो हर आदमी को अपने अपने स्टेशन पे उतरना है। बस ये मैं कर सकता हूँ कि हाँ जितनी देर तक मैं उसके साथ हूँ उससे संबंध ठीक रखूं, उससे लड़ाई झगड़ा ना करूं। अब उसका स्टेशन आएगा तो वो तो उतरेगा ही, वो मेरे साथ मेरे स्टेशन पर थोड़ी जाएगा, उसकी जर्नी तो वहीं तक है। हम्म। तो इस तरह के भाव लेकर फिर मैं थोड़ा अपने आप को संभालता हूँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न पे थोड़ी हमारी जिज्ञासा पे आपने प्रकाश डाला, क्योंकि एक ऐसा लॉस होता है ये, जहाँ पर जो व्यक्ति फिजिकली आपके आसपास है या आपके लिए उपलब्ध है, चाहे फोन के माध्यम से चाहे पत्राचार के माध्यम से, उसका सडनली उस फिजिकल एग्जिस्टेंस का चला जाना। मुझे याद है कि जब इस पे चर्चा हो रही थी आपसे, तो आपने मुझे ये समझाया था कि भैया देखा जाए तो फिजिकल एग्जिस्टेंस की ही तो अभी कमी हुई है। जो उनकी एक कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है उसको तो हम अभी भी अनुभव कर सकते हैं, उनकी प्रेरणा के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से। जिस बात से याद आ जाता है कि भगवान राम ने भी तो जब तारा को ये कहा कि तुम किसके लिए विलाप करती हो, ये जो बाली जो मैंने मार दिया है, जिसे तुम कह रही हो कि मेरा पति चला गया और तुम दुखी हो रही हो, तो ये शरीर अगर तुम्हारा पति था तो इसे तुम रख लो, ये तो यहाँ है ही, तब भी विलाप करना ठीक नहीं।
और अगर ये शरीर वाली नहीं था, इसके अंदर रहने वाली चेतना वाली थी, तो फिर वो तो तुम्हारे लिए अभी भी उपलब्ध है, तब भी इसके लिए विलाप करना उपलब्ध समझदारी नहीं है। जो आपने कही शब्द बिल्कुल सही कही, तर्क संगत नहीं है ये तर्क की दृष्टि से ही समझ लें तो भी, मतलब ज्ञान कैसे मदद करता है हमारा, और हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संस्कृति ने हमें जो एक ज्ञान दिया है, विजडम, दैट रियली हेल्प्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जी और एक प्रश्न ये आया है कि क्या आप अभी भी वहां रहते हुए जॉब करते हैं, वहां से अपने ऑफिस का काम करते हैं? जी दीदी बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी वो स्टेज नहीं आई है मनीषा दीदी कि अभी कि इतना पैसा अभी नहीं इकट्ठा हो गया है कि हम लोग बिल्कुल वैसे रह सके बिना बिना जॉब किए। तो अभी मेरी नौकरी चल रही है दीदी वहां से। ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग मतलब मैं चला रहा हूँ यहीं से। और बट मन में ये बात, एटलीस्ट ये चेंज अभी मन में आ गया है कि पहले तो ये था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं वापस जाना पड़ेगा मुझे। एटलीस्ट शुरू में कुछ जी। महीने या फिर एक साल तक एटलीस्ट यही भावना थी कि वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम खत्म हुआ तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, फिर ये क्या होगा, फिर वो एक डर था काफी दिन तक। लेकिन अब ये चेंज पिछले 6-8 महीने में एक चेंज ये हो चुका है, एक साल के अंदर एक चेंज ये हो चुका है कि अगर वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम खत्म होता है तो भी हमें रहना यही है, अभी देखेंगे क्या करना है। तो वो एक चेंज मन में आ चुका है थोड़ा। एक मैं बोलूंगा कि अब मैंने अपनी इनसिक्योरिटी से थोड़ा सा डील एटलीस्ट उसको समझा लिया है। और इस हद तक थोड़ी विजय मतलब मैंने प्राप्त कर ली है, एक हल्का सा कंट्रोल अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर कि अगर वर्क फ्रॉम होम बंद होता है तो फिर देखेंगे कुछ और क्या करना है। क्योंकि अब शायद वापस जाने या फिर वापस जाके बेस चेंज करने का कि अब वहीं रहना है क्योंकि नौकरी है, ये रीजन से वापस जाके वहीं रहना, ये शायद अभी नहीं करेंगे। बस ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, अभी हमने अपनी जरूरतें भी काफी हद तक हैप्पीली कम कर ली हैं। और तो देखेंगे कुछ और कर लेंगे। अभी जब तक ये चलता है तो चलते रहने देते हैं, कोई बात नहीं उससे, उसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं है काम में, उसमें अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो और कुछ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि भैया क्या होता है कि यहाँ पे हम इतनी ज्यादा लोगों से मिलते हैं मनीषा दीदी स्पेशली, कि कई सारे लोगों को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि एक तो खुद अंकुर भैया आपको और मंजरी दीदी को देख के भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक 9 to 5 वाली जॉब, एक नौकरी, एक पेरोल पे किसी किसी के साथ होना जरूरी है। आपको अपने खर्चे चलाने के लिए, आपको अपना जीवन जीने के लिए अगर आप चाहें तो उसके बिना भी आप अपनी लिवलीहुड के साधन ढूंढ सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्योंकि नौकरी तो अभी कुछ मेरे ख्याल से 100, 150, 200, 300 सालों की बात होगी जो नौकरी एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। उसके पहले लोग नौकरी थोड़ी करते थे, उसके पहले तो लोगों का रोजगार था, खेती थी या जी। कुछ और था। अर्निंग के और भी बहुत सारे साधन थे नौकरी के अलावा, किसी के यहाँ नौकरी करने के अलावा। तो ये एक समझ में। और दूसरे यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती भी हैं इधर उधर कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमें नौकरी छोड़नी पड़ती है इवेंचुअली, तो फिर हम छोड़ सकते हैं। ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं होगा शायद कि नहीं ये तो असंभव है, ये तो कर ही नहीं सकते, शायद ऐसी ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, अभी जो नौकरी चल रही है वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, पूरे जी। डेडिकेशन के साथ जी। चल रही है। और जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयर हैं या फिर जिस कस्टमर के लिए मैं अभी काम करता हूँ जी। उनसे भी अच्छे अच्छे और सरप्राइजिंगली अच्छे फीडबैक हैं। क्योंकि उनको अच्छा भी लगता है कि ये ऐसी जगह पे रहता है, ये हमारा जो एम्प्लॉय है या फिर हमारा मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे अंकुर भैया बोल रहे थे कि मैं एक डिलीवरी मैनेजर की तरह काम करता हूँ। और एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, यूरोप यूरोप बेस्ड इंटरनेशनल क्लाइंट है जिसके लिए मैं एक उनका उनका एक काफी बड़ा चंक ऑफ सर्विसेज मैं हैंडल करता हूँ एज अ डिलीवरी मैनेजर। तो वो मैं करता हूँ। तो मुझे सरप्राइजिंगली मुझे अभी भी फीडबैक अच्छे मिलते हैं, नॉट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट फीडबैक अभी भी अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मेरे भी ये भी एक इसका आउटकम है कि यहाँ पे रह के और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, ऐसी कि आप अच्छा सोच पाते हैं और आपके अंदर ऐसी बातें हैं, ज्यादा आप दिमाग इधर उधर नहीं लगाते हैं कि ये तिकड़म वो पॉलिटिक्स, इन सब चीजों से काफी बचे रहते हैं। नहीं, इनफैक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। इट इज नॉट जस्ट टू अप्रिशिएट और बोस्ट योरसेल्फ, बट जैसे आपने कहा कि इस डायमेंशन में जीते हुए साथ में, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल डायमेंशन एक अलग डायमेंशन है, लाइवलीहुड का डायमेंशन एक अलग डायमेंशन है, और दोनों को जीने के लिए भैया जब 50 की हो जाएंगे, 60 की हो जाएंगी, खूब संपत्ति हो जाएगी, तब जो है कुछ ऐसा डिविनिटी की तरफ बढ़ेंगे, सोचेंगे इत्यादि, इसकी तरफ कुछ पुरुषार्थ करेंगे। और आपने जो बात की एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए सीखने के लिए।
कि यदि व्यक्ति इस डायमेंशन को जीने लगे, एक्सप्लोर करने लगे, फिर चाहे जो हमारा अगले साथी हैं राजस्थान से जुड़े हुए सुनील भाई साहब, उन्होंने पूछा है कि आपने हिमालय को ही क्यों चुना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्थान, और ये हिमालय की महत्व पे उन्होंने एक प्रश्न आपसे जानना चाहा है, जिज्ञासा है उनकी कि हिमालय में रहने के पीछे क्या मेन मोटिव था, उस पर अभी आता हूँ। लेकिन फिर हम चाहे हिमालय में रहें और चाहे हिमालय को अपने भीतर उतार लें, क्योंकि एक रिमार्क भी आया है त्रिशा बहन जी का कि भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत लकी हो कि आप जो है आपकी इच्छा हुई और आप वहां पर निवास की दृष्टि से भी चले गए। तो ये आवास निवास तो देखिए आना जाना है, कौन कितना कहाँ रहेगा ये मालूम नहीं है किसी को भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही गगन भाई साहब कि इफ आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट डायमेंशन विद इन मी एंड लिव बाई इट, इवन इफ आई एम वर्किंग, क्योंकि कोई ना कोई काम तो करेंगे, भाई नौकरी नहीं करेंगे तो कुछ और सृजन का काम तो करेगा आदमी। अगर बुद्धिजीवी है और उसके पास कुछ करने की, सृजन करने की क्षमता है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा, चाहे वो उसे आप बिजनेस कह लीजिए, चाहे समाज सेवा कह लीजिए, और चाहे वो नौकरी किसी की जगह एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा हो। तो इसे अलग अलग रूप में ना भी देखें तो कहीं ना कहीं कुछ हलचल में होगा, अनलेस कि वो ये सोचे कि अब मुझे बस सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मौन व्रत धारण कर लेना है और हिमालय की कंदराओं में गंगा के किनारे बिना किसी से मिले मौन उसमें या कम से कम संपर्क में जीवन जीना है, वो एक अलग बात है। हम तो ये सीरीज इसलिए चला रहे हैं कि इसमें जो हम जी रहे हैं उसके साथ में इस अध्यात्म को कैसे इंस्पायर होकर लाया जा सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं या जो हम सृजन कर रहे हैं उसको हमारे जो एक तरह से रेसिपिएंट्स हैं वो क्या नजरिए से देखते हैं, और वो भी हमें ज्यादा सम्मान से अगर देख पा रहे हैं, ज्यादा प्रेम से देख पा रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट लीप ऑल टुगेदर विच यू हैव टेकन एंड यू आर एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स। आप जॉब भी कर रहे हो पूरी इंटीग्रिटी से, पूरी ऑनेस्टी से, प्योरिटी से, और उसके साथ साथ जो मुझे नैरो डाउन करना पड़ा वो तो वो आपने वही कहा ना कि इंद्रिय भोग को ही तो करना पड़ा, विच इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मी एज अ सोल, एज अ पर्सन बोथ। तो क्यों ना मैं इसको आगे लेकर चलूं। तो ये तो बहुत सही बात है भाई साहब, और बहुत अच्छा आपने इस पर प्रकाश डाला। तो मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि हिमालय, क्योंकि आप एक टूरिस्ट के रूप में भी हिमालय को एक्सप्लोर कर चुके हैं और एक साधक के रूप में, एक डिवाइन, एक पथिक के रूप में भी आप उसे देख रहे हैं, तो हिमालय की उपयोगिता, हिमालय का महत्व, ये मोटिवेशन था या ये संयोग था या ये कहीं छुपी हुई इच्छा थी, क्या था, थोड़ा सा बताइए। जी भैया, हिमालय का हिमालय का ऑफ कोर्स कहानियां तो बहुत सुनते हैं, जो भी इस रास्ते पे हल्का सा भी टच में रहता है वो हिमालय के बारे में एटलीस्ट कहानियां तो बहुत सुन के रखता है कि हिमालय में ये है, हिमालय जो है इस ब्रह्मांड का केंद्र है, हिमालय एनर्जी का केंद्र। तो ऐसी कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन एक देखने में तो अच्छा लगता है हिमालय, ये तो बात सच है कि जब आप उसको देखते हैं, एक बहुत बड़ी चीज जो कि सफेद रंग के बर्फ से बिल्कुल ढकी हुई है, जिसके सामने आप बिल्कुल नेग्लिजेंट हैं, जब आप ये दृश्य जब आप देखते हैं तो एक बार तो आप बिल्कुल स्तब्ध हो ही जाते हैं। और हम होते भी थे हर बार, मुझे लगता है कि शायद हर कोई होता होगा जब ये दृश्य आप के सामने, आप गाड़ी आपकी मुड़ती है, आप कहीं से उतरते हैं और आपको ये दृश्य दिखाई देता है सामने, इतना विशाल पर्वत और हिमालय की रेंज पूरी, जो कि पूरा का पूरा वाइट है, तो आप एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि 90% लोगों को या उसके ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ भाव बदल जाते ही जाते हैं ऐसी चीज को देख के। ये क्या चीज है, कि क्या चीज है इसके अंदर, क्या है, इतनी इतनी बड़ी चीज आखिर क्या है इसके अंदर। तो एक क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी होती है। और एक एक जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम साधना करते हैं कभी बैठ के, तो कोई चीज पे फोकस करते हैं कि एक चीज कोई देख रहे हैं या फिर कोई सोच रहे हैं या फिर कुछ इमेजिनरी चीजों को हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो कोई एक चीज पे दिमाग ले जाते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे मैंने रियलाइज किया यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे मैं छत पे बैठता हूँ सुबह योगा करने, या फिर सुबह छत पे जाता हूँ या शाम को कभी चले गए, तो नजर जब पड़ती है सामने हिमालय के पीक्स पे जो कि बिल्कुल सफेद है, तो आप बिलीव नहीं, अब मैं भी बिलीव नहीं कर पाता हूँ। अब पहले नहीं कर पाता था, अब तो रूटीन बन गया है थोड़ा। अब बिलीव नहीं हो पाता था कि वहां से फिर नजर हटाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बैठे रहो चुपचाप, और कौन सा दिन है, क्या टाइम हो रहा है, और क्या समस्याएं है जीवन में, क्या प्रॉब्लम है, और कुछ चीज पे दिमाग नहीं जाता थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आप, हाँ अभी आप सोचने मतलब हो कि हाँ कोई प्रॉब्लम मैं नहीं सोच रहा हूँ क्या। और जैसे ही आप ये सोचते हैं कि अब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं सोच रहा हूँ, तो ऑफकोर्स वो मंकी माइंड काम करना शुरू करता है, हाँ फिर हाँ। आप प्रॉब्लम सोचना शुरू करते हैं। जी जी लेकिन जी। अगर आप छोड़ दें अपने आप को फ्रीली, तो फिर आप एक तक शायद आप आंख आंख ये पलक झपकाना भी नहीं चाहेंगे और वो देखते रहते। तो मुझे लगता है ये जो एंगल है आपको नेचुरली मेडिटेट करा देने का, नेचुरली अटेंटिव करा देने का, कि हाँ
इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, कि आप इसको जी, देखें और आप खुद मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं नेचुरली, भले 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या फिर उसको आप वो अगर आप वो टाइम बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। और फिर मुझे लगता है, अभी मैं ऐसे ऐसे किसी भी इस तरह के दिव्य आत्मा से अभी तक यहाँ नहीं मिला जिसके बारे में हम कहानी में पढ़ते हैं कि हिमालय में 2000 साल के संत, या फिर ये 5000 साल के संत ऐसे घूमते हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं। तो अभी भी मेरे लिए वो स्टोरीज ही हैं भैया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक कि मैं ऐसा कोई किसी से साक्षात्कार ना कर लूं। मैं ऐसे कोई कई सारे संतों से मिला हूं जो कि 100+ हैं, 110, 110, 106, 108 साल के हैं, पुराने बूढ़े बूढ़े संत। और वो हिमालय में रहे हैं काफी दिन तक, और गंगा किनारे, गंगोत्री से भी ऊपर रहे हैं। जैसे आप बाबा जी के बारे में बता रहे थे, उनसे हम लोग मिलते हैं तो उनसे काफी एनर्जी मिलती है, उनसे काफी एटलीस्ट उनके पास खाली बैठते हैं बस, ऐसे ही हल्की फुल्की बात होती है, वो कुछ अपने बारे में बता देते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, कभी डांट देते हैं। तो इस तरह के लोगों से मुलाकात, और फिर ये जो खुद हिमालय सामने बैठा होता है आपके सामने, कि आपके ऊपर निगाह डाल के कि हाँ मैं हूँ, और तुम तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे अंदर में हो, और देखो और मेडिटेट कर, ऐसा लगता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं इसमें ये सर भैया ना ये भी शेयर करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब हम आते हैं तो एटलीस्ट मेरे लिए क्या हुआ कि मैं आपकी क्रिएटिविटी जो चीजें होती है ना अंदर की, वो भी चीजें कुछ निकल के अपने आप से अपने आप ही आती हैं निकल के, क्योंकि ये ऐसी चीजें अब आप देखते हैं तो नॉट ओनली हिमालय, जब हम कोई भी ऐसी चीजें देखते हैं तो एक क्रिएटिव वाले जो आपका एंगल होता है वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर होकर और इनहांस होकर निकल के आता है। तो मैं कविताएं भी, कुछ कुछ छोटी मोटी जी, जी, कविताएं जी। भी मैंने हाँ, 2-4 लाइनें लिखनी शुरू करी, और ऐसे ही मन से कि चलो निकल गई, तो काफी अच्छा लगता है उसको देख के। और फिर आपको वो अंदर की तरफ, मुझे लगता है ये जो रचनात्मकता होती है, फिर अंदर इंटरनल एंगल ही होता है किसी भी व्यक्ति का। बाहरी एंगल शायद नहीं होता है उतना। आदमी अगर सारी इंद्रियों भोग में लगा रहता है तो शायद ये क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा निकल के नहीं आ पाती है। और किसी भी लाइन का क्रिएटिव अगर हो गया तो वो शायद मेरे ख्याल से अकेला समय जरूर व्यतीत करता है अपने साथ, कुछ सोचने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ लिखने के लिए, या कुछ डिजाइन करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हिमालय काफी आपको एक इंड्यूसिव माहौल आपके लिए बनाता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसको हर तरीके के लोग हर तरीके से यूज करते हैं। जी, जिसको लिखना हो वो लिखना शुरू करता है, जिसको कुछ और रचना करनी है वो करता है, जिसको एकदम साधक बनना है, जिसको बिल्कुल मोक्ष चाहिए ही चाहिए, वो फिर हाँ, हाँ, उस एनर्जी को उसके लिए यूज कर लेता है। और मुझे बिल्कुल। लगता है इसलिए जो भी इधर आते हैं लोग साधक वाले उसमें लाइन पे, उनको फिर सफलता मिल जाती है काफी, जो भी ऑनेस्ट साधक है। ऑफ कोर्स बहुत सारे वैसे भी आते हैं जो केवल फैंसी में चले आते हैं कि हिमालय हिमालय हिमालय, वैसे भी जी, बहुत लोग हैं। जी। लेकिन जो थोड़ी उस लाइन पे सीरियसली आता है, मुझे लगता है उसको काफी हद तक सफलता फिर मिल जाती होगी। क्या तो बात है। इसलिए हिमालय का एक एक वो हाँ, सुनील जी का एक्चुअली इम्पोर्टेंस है। सुनील जी के प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यही भी था ही, जो आपने अभी एड्रेस भी किया बहुत अच्छे से, कि क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्थान कितना मैटर करता है। जो आपने बताया कि जहाँ आप शून्य का अनुभव कर लें और आपका शून्य में ही संवाद हो, और फिर आपको वो डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ डेट, डायमेंशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ योर थॉट, इन सब से परे आप सहजता में चले जाए। तो ये तो हम्म। एक मैग्नेटिक फील्ड के पास जाके जैसे जितना लाभ मिलता है, वैसी बात आपने कही। और अगेन उसके लिए हमें खुले भी रहना चाहिए। भैया ने कहा ऐसा भी नहीं है कि हर एक को मिल ही जाएगा। जैसे हम्म। जो हमारे पिताजी की हमें याद आती है, जो पिताजी हमारे पढ़ते थे, मास्टर्स करते थे एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठे पढ़ते थे। उस जमाने में बिजली नहीं होती थी, घर में नहीं कनेक्शन था। तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि बेटा लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के हम तो पढ़ लिए, घूमने वाले घूमने भी निकलते थे, सिगरेट पीने वाले सिगरेट के छल्ले उड़ाते थे हवा में। तो ये तो लैंप पोस्ट है, वो तो खड़ा सबको ही रोशनी देगा। वो थोड़ी ना ये कहेगा कि तुम पढ़ने आए हो तो तुम्हें रोशनी दूंगा, दूसरे के लिए बंद हो जाऊंगा। तो हिमालय तो सबके लिए उपलब्ध है, ऊर्जाएं तो सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन अगर कोई सिर्फ घूमने टूरिज्म की दृष्टि से जा रहा है, कोई उस पर अपना परचम लहराने जा रहा है, और कोई उसे सिर्फ एक तरह से आप जो कह रहे थे फैंसी वे में आके उत्सुकतावश आ गया, लेकिन फिर उसके बाद उससे ज्यादा नहीं। तो जो सिंसियरली अगर वहां है, तो वो इस स्थिति में खुद को लेके जा सकता है। और और सुनील भैया ने बोला कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हिमालय हिमालय का हिमालय कितना, ये स्थान कितना मैटर करता है। तो हाँ सुनील भैया जी, मैं बोलूंगा कि अगर आप ठान लें तो स्थान मैटर नहीं करता है, ये बात सत्य है। लेकिन चूंकि हम
अगर आप हम नॉर्मल प्रैक्टिकल भी देखें तो हम ऑफिस में उस माहौल में काम करने जाते हैं क्योंकि सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग एक फोकस वे में अटेंटिव होके काम कर रहे हैं, तो एक माहौल है वहां पे काम करने का। तो वहां पे थोड़ा काम करने का शायद ज्यादा, मतलब पहले तो यही था। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा माहौल चेंज हो गया है कोविड की वजह से, लेकिन पहले एक जो एक माहौल होता है उस माहौल का थोड़ा असर पड़ता है। तो शायद एक माहौल मिल जाता है लोगों को कि अ, एक रास्ता ऐसा है जिसपे कि कई लोग चल रहे हैं, कई लोग आगे चल चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और मैं भी उस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो एक जहाँ पे ज्यादा माहौल है वहां पे शायद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और कोई बात इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। स्पिरिचुअलिटी का हिमालय का स्थान से, हिमालय का छोड़िए, आपने स्थान का पूछा है, तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिमालय स्थान से मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हर दिशाओं में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, हर जगह हुई है, विश्व के हर कोने में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, संसार के हर कोने में हुई है। तो हिमालय हर जगह तो है नहीं, और कोई भी स्थान स्पेसिफिक है नहीं कि नहीं उसको पुणे में जाके होगी, नहीं उसको उत्तरकाशी में जाके होगी, नहीं कश्मीर में जाके होगी, या क्यूबा में जाके होगी। कोई उसका नहीं है, हर जगह स्पिरिचुअल अवेकेंड पीपल हुए हैं। तो कोई स्थान स्थान कोई मैटर नहीं करता है। बस ये है कि जहाँ पे आप माहौल अपना बना लें जो आपको इजी लगने लगे, हम्म। है ना। क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बुक से, अगेन अंकुर भी अगर आप कहें तो मैं जी। बोलूंगा कि ये एक पाथ ऐसा होता है कि जहाँ पे एक एक अंधा टनल होता है। ये जो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है लोगों की, जो इस पे सीरियसली चलते हैं, वो एक टनल जैसा होता है कि आप घुस तो गए अंदर, काफी देर तक आप आगे चले, फिर आपको आगे कुछ दिखता नहीं है। आगे बिल्कुल अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, क्योंकि इतनी छोटी टनल तो ये है नहीं कि आपको तुरंत ओपनिंग दिखने लगी। और पीछे आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो पीछे वाली ओपनिंग भी आपकी इतनी दूर होती जाती है कि आपको वो भी दिखना बंद हो जाता है थोड़ी देर के बाद से। तो एक जो डर का भाव बनता है बीच में, मेरे ख्याल से काफी सारे लोग इस डर के भाव से गुजरते होंगे इस जर्नी पर, कि यार पीछे वाली ओपनिंग भी दूर होती जा रही है, और आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, आगे क्या है। तो एक जो डर का भाव होता है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ, गलत रास्ते पे हूँ। फिर उसके बाद से कई लोग ऐसे मिलते हैं, फोन आते हैं कि कहाँ जा रहे हो यार, अंधेरा टनल है ये, कोई कोई फायदा नहीं है, आगे टनल बंद है, ये ऐसे कोई नहीं है, चलो अपना दोस्तों के साथ घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो यार, क्या है इस सब चीजों में अकेले चलते चले जा रहा हूँ अंधेरे टनल। तो वैसे कई सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी मिलते हैं, और मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं, और मैं डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता हूँ कई बार। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पीछे वाली टनल भी, पीछे की जो ओपनिंग है वो भी बंद हो जाती है, ना आगे रोशनी दिखती है ना पीछे रोशनी दिखती है। तो उस टाइम पे जो एक माहौल अपना साथ में रहता है, जो लोग साथ में चलते हैं, जिनको पता है कि हाँ हम भी इधर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक थोड़ा बूस्टअप मिलता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। हम ब्रेक डाउन नहीं हो जाते हैं अंदर से कि बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया अब तो नहीं हो पाएगा कुछ मेरे से, टूट नहीं जाते हम। तो वो एक थोड़ा साथ के लिए बस एक स्थान मैटर करता है। अगर एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे आपके ही लाइन के कुछ लोग और हों जो कि ऑनेस्टी से इस लाइन पे लगे हुए हों, तो मुझे लगता है कि वही स्थान ही जरूरी है, और कोई स्थान मैटर नहीं करता है, वही स्थान आपका स्थान बन जाता है। बहुत बढ़िया। बस सुनील भैया की जो जिज्ञासा है वो बहुत सुंदर जिज्ञासा है। उन्होंने बस आपसे एक निवेदन और किया है कि व्हाई डिड यू, गगन भैया, चूज द हिमालयस, जस्ट गिव वन सेंटेंस आंसर, हाउ यू विल कंक्लूड इट। तो आपने हिमालय को क्यों चुना? हिमालय, बिकॉज सुनील भैया, क्योंकि हम चुन सकते थे, और मतलब उसमें हमें चुनने में कोई कठिनाई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास 10 ऑप्शन थे और हमें फिर वो हम तौल मोल में लगे हुए थे। हमें हिमालय और गंगा जी का सानिध्य काफी पसंद था। मुझे मुझे नदी, हिमालय और गंगा जी नहीं, मैं बोलूंगा नदी और पहाड़। तो हिमालय से अच्छा पहाड़ कोई नहीं था, और गंगा जी से अच्छी कोई नदी नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ मिला तो अच्छा है, और लकीली मिल गया। तो इसलिए हमने फिर ये जगह फाइनलाइज कर दी। बस यही मैं आंसर देना चाहूंगा भैया, और क्या कोई बात ऐसा है। कोई हिडन रीजन कोई नहीं है ऐसा कि हिमालय ही क्यों, क्योंकि हिमालय से मेरा कोई पुराना कनेक्शन है, नहीं, वैसा कुछ नहीं। ये ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ स्टोरीज सीरीज में हमने ये निवेदन जरूर किया था, जब गगन भैया और आगे के हम लोग पार्टिसिपेंट्स के साथ भी करेंगे। मैं तो इनसे मैंने ये कहा था, मैंने कहा एकदम व्यवहारिक उत्तर दीजिएगा, मतलब इन द सेंस जो हमें एकदम रियल टाइम एक तो इनका, हाँ भैया मैं तो व्यवहार जो जीता हूँ वही बताऊंगा। तो इन्होंने वैसा उत्तर दिया है, वरना इसका एक डायमेंशन ये है सुनील भैया कि हिमालय ने इनको चुना है, इन्होंने हिमालय को नहीं चुना है ना। ये तो अनायास ही चलते चलते यहाँ आ गए। कभी सपने में भी वही उन्होंने शुरुआत में कहा ना कि कभी ऐसा गूगल सर्च करके कोई जगह ढूंढी नहीं, और वहां पहुंचकर ये सब बना के वहां रहने लगेंगे, ये भी नहीं सोचा।
ये तो वहाँ किराए पे रहने लग गए थे, चलो भाई थोड़ा किसी के कमरे में, 2 कमरे के घर में, एक में मकान मालिक रह रहा है, एक में पति पत्नी रह रहे हैं, अपना ऑफिस से काम कर रहे हैं, और बस उसी में करते करते ये स्थिति आ जाना कि आज वहां पर हिमालय ने इनको अपनी गोद में बिठा लिया, स्थान दे दिया। ये मुझे लगता है कि परमात्मा चेतना का ही काम है। लेकिन ऐसे आंसर्स, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार ये बड़ी फिलोसॉफिकल बात है, ये बड़ी मैजिकल मिस्टिकल बात है, ये नहीं, आप तो ये बताओ कि आपके मन में क्या हुआ था। तो इसलिए मैंने गगन भैया से निवेदन किया था कि इसी तरह का कोई उत्तर रखिएगा हमेशा, जहां एकदम व्यवहारिक जीवन से हम रूबरू हो सके। तो उन्होंने आपसे वो व्यवहारिक बात कही, वरना वास्तविकता तो यही है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन कह रहे थे, द बुक चूजेस द रीडर, द प्लेस चूजेस द सीकर, है ना। तो बस ठीक है, अपनी हमारी सीकिंग चलती रहे। मैं सभी से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 90 मिनट से ये चर्चा चल रही है, और ये अभी और कई मिनट तक चल सकती है, कई घंटों तक चल सकती है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जितना हम नजदीक से किसी व्यक्ति को अब देखना शुरू करेंगे तो हमें और जिज्ञासा उठेंगी। और आपकी इतनी जिज्ञासाओं का मतलब यही है कि गगन भैया के जीवन में जो सार्थकता उन्होंने अब तक प्राप्त करी है, उससे बहुत कुछ सीखने को है। मैं इसलिए ये निवेदन करूंगा गगन भैया से परमिशन लेके, तो उनका फोन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में भी कभी इस तरफ आना भी हो, गंगोत्री की तरफ जाना भी हो, और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी हम लोग थोड़े बहुत एक्टिव रहे हैं सभी लोग, तो भैया इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी हैं, तो उन पे उनको आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी कविताओं को मत मिस करिएगा। इन्होंने एक दिन हिमालय को चाय पे न्योता दिया था 2 पंक्तियों में। भैया मैं चाहूंगा कि अंतिम में सिर्फ वो पंक्तियां अगर आप दोहरा दें, जब चाय पे आपने हिमालय को निवेदन किया था कि आओ बैठो हमारे साथ। नहीं, ऐसे ही जब हम सुबह निकलते हैं अंकुर भैया, आपने मतलब सुबह उठते तो आपको, मुझे लगता है कि सुनील भैया भी यहाँ पे आएंगे तो उनके भी कविताएं मुंह से फूट पड़ेंगी, अंकुर भैया आएंगे तो आप शायद किताब ही लिख दें पूरी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसी छत पे मैं था सुबह सुबह, तो सुबह रात की बर्फ पड़ी थी और सुबह बारिश बंद हुई थी, तो काफी बढ़िया माहौल सुबह था। तो ऐसे में सोच रहा था कि जैसे अंकल लोग हमारे यहाँ बुढ़े अंकल होते जो फर वाली टोपी सफेद सफेद निकाल लेते हैं ना ठंड आती है, तो यही मेरे मन से गुजरा कि ये फर वाली सफेद टोपी पहन के इतने दूर से खड़े खड़े क्या देखते रहते हो। आओ कभी चाय पे हमारी कुटिया में जिंजर हनी लेमन टी पियेंगे और तुम बताना कि 4-5 करोड़ सालों में तुम्हारे ऊपर क्या क्या बीती है। क्या तो बात है, ये क्या बात, क्या बात। हिमालय पर क्या क्या बीती है, वाह बहुत हाँ सुंदर। तो बढ़िया है। हिमालय पर क्या क्या बीती है ये तो हिमालय बता ही सकता है, और देवात्मा हम्म, हिमालय गुरुदेव कहते थे। आप हिमालय का मंदिर कभी देखना हो तो शांतिकुंज जाइए, हरिद्वार, गुरुदेव ने वहाँ हिमालय का मंदिर बनाया। गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा, जी अनेकों मंदिर दिखते हैं देव प्रतिमाओं के, पर ये हिमालय है जो धरती का ध्रुव केंद्र है स्थान की दृष्टि से। यहाँ पर कहा जाता है कि आध्यात्मिक चेतना का अवतरण, जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर कहाँ पड़ता है, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम देख के बताते हैं ना कि सूर्य की पहली किरण कहाँ फूटती है, वैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला प्रस्फुटीकरण कहाँ होता है। ये जब अध्यात्म जगत के शोधकर्ता ढूंढने लगे तो उन्होंने पाया कि वो हिमालय धरती का ध्रुव केंद्र है। इसी हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, अभी नवरात्र की पावन बेला चल रही है, आप सभी के लिए ये पर्व और ये नया वर्ष चैत्र का जो नया हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम मनाते हैं कि नया साल शुरू हुआ है, ये शुरुआत मुझे लगता है बहुत ही सुंदर हुई है। और गगन भैया, हमने गगन से शुरुआत करी है, एक नए गगन में हम पहुंच सकें, ऐसा हम सबके लिए प्रार्थना करते हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आपको विशेष विशेष धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो एक एक सांसारिक व्यक्ति का साधना पथ पर आगे बढ़ना कैसे हो सकता है, और चाहे वो एक कोई अंतर जगत की यात्रा, इस पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला, बहुत व्यवहारिक प्रकाश डाला। हमने किताबी ज्ञान भी पढ़ा है, हमने महापुरुषों को भी देखा है और उनसे इंस्पायर भी हुए हैं, लेकिन जब कोई अपने बीच में अपने जैसा है, थोड़ा से स्पाइक बाल वाला, थोड़ी सी दाढ़ी वाला। हाँ, स्पाइक बाल पे भैया मैं बोलूंगा कि ये बाल यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे कोई बार्बर नहीं है आसपास में, तो मुझे शायद 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं किसी बार्बर से मिले, तो ये जो ट्रिमर है ये बहुत काम आ रहा है आजकल भैया, और ये सारी कटिंग मेरी खुद की है। खुद तो की मैं है, बस अरे वाह। काट लेता हूँ इसको विदाउट बॉदरिंग कि ये कैसा दिख रहा है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम टोपी लगा के रखना होता है ठंड की वजह से। बहुत बढ़िया है। और जो गुरुदेव कस्टमर गुरुदेव गुरुदेव कहा करते थे अध्यात्म व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है। यदि जीवन में जी अध्यात्म उतरा या नहीं ये देखना हो तो एक पक्ष ये है हाउ सेल्फ रिलायंट यू आर। तो आपने इंद्रिय आवश्यकताएं कम कर दी, और ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों अपन कैंची लेके खड़े हों, ट्रिमर से ही सही, लेकिन फटाफट फटाफट घर पे ही सेल्फ रिलायंट हो गए। तो देखिए, आप में से जो लोग इस दिशा में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस बात की तैयारी कर लीजिए कि जब धीरे धीरे अपन ये सब चीजों को कम करेंगे तो हर काम खुद करना चाहिए, हर काम खुद जी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा हम फिजिकलिटी अपने शरीर की प्रयोग में ला सकें,
और अपने कार्य खुद कर सकें। गुरुदेव का एक सूत्र देते हुए शांति पाठ करेंगे। सबसे निवेदन, स्वयं सेवी बनने में गौरव का अनुभव करो। अपनी सेवा स्वयं करो भाई, अपने शरीर की सेवा करो, क्यों हम किसी पे निर्भर हो। तो बहुत सुंदर भैया, एक एक बात में प्रेरणा छुपी थी, एक एक शब्द में प्रेरणा छुपी थी। आपने कहीं कहीं तो ऐसे शब्दों को छुआ, हैप्पीली छूट जाना, आहा क्या बात थी। और जाओ अंत में जो टोपी ओढ़े हिमालय पे क्या क्या गुजरी है, फिर किसी बैठक पे आपसे पूछेंगे एक जी भैया बिल्कुल। से कि हिमालय पे क्या क्या गुजरी है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबको भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अंकुर भैया और सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बेयर करने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे से करीब करीब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साहब देर नहीं किया हमने, हमने बहुत कुछ लिया आपसे और आपने शेयर किया, ये आपका बड़प्पन है। और ये वास्तविक जीवन था, इसलिए इसको जान के बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। सभी से विनम्र प्रार्थना, ये वैदिक शांति पाठ मैं यहाँ से कहूंगा। और या फिर ये करते हैं अपन, ये अपने बृहद आरण्यक उपनिषद वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आज चर्चा हुई वो इसी में समाविष्ट हो जाएगी। असतो मा सद्गमया, जो जी यानी भैया। जैसे मैत्री ने, माता मैत्री को और ऋषि याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करते हुए, उपनिषदों को प्रणाम करते हुए यही भाव, क्योंकि ग्रंथों का, ऋषियों का, स्वाध्याय का महत्व हमने आज गगन भैया के जीवन से जाना कि जो व्यक्ति इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे, इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहे, तो अध्याय जरूर करना चाहिए। और उपासना के माध्यम से परमात्म चेतना, दिव्य चेतना, जो वास्तव में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है और हम कुछ नहीं करते हुए भी कर्ता भाव रखते हैं, ये जब छूटने लगता है, उसके साथ जुड़ते हैं। तो आइए उनसे यही प्रार्थना करें। उसी टनल की बात जो भैया कह रहे थे कि अंधकार से प्रकाश की ओर दूसरी तरफ कुछ प्रकाश है, उस ओर हमें आगे बढ़ने में हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चले, ये डिस्ट्रैक्शंस ना आए और हम पहुंच पाए जहाँ के लिए यात्रा शुरू हुई है। हर जीव को अंत में वहीं पहुंचना है। तो इनसे प्रेरणा मिली, उन सबको प्रणाम करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पहले अवस्था में आ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ, अपने ही बीच के किसी एक साथी के साथ, उनके जीवन से सीखने के लिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भैया धन्यवाद, प्रणाम।